हेलो स्टूडेंट, दिस इज अभिषेक हियर और स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी क्लास पे। तो जैसा कि आप सबने थंबनेल में देख लिया होगा कि ये हमारा जो वीडियो लेक्चर होने वाला है ये मध्य प्रदेश के प्रथम वर्ष का विषय, मध्य प्रदेश डेट का प्रथम वर्ष का विषय पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा, जिसे पूर्व बाल्यावस्था परिचर्चा भी लोग कहते हैं, परिचर्या भी कहते हैं। पूर्व बाल्यावस्था परिचर्या एवं शिक्षा इस विषय की मैराथन क्लास होने वाली है, यानी कि सभी इकाइयों को एक साथ इस एक वीडियो लेक्चर में, इस एक क्लास में हम कंप्लीट कर लेंगे। तो ये एक वीडियो देखकर आपका पेपर 101% क्वालिफाई हो जाएगा। तो इसी वीडियो को हम शुरू करते हैं बिना देरी के। लेकिन उससे पहले बता दूं, यदि आप हर विषय का ऐसा ही मैराथन क्लास देखना चाहते हैं, अपने पेपर से पहले इंपॉर्टेंट क्लासेस देखना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगी। परीक्षा जैसे आप देकर आएंगे उसके नेक्स्ट डे पेपर के पहले ही आपको मैराथन क्लास देखने मिलते जाएगी। ठीक है, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो। साथ ही साथ आप प्लेलिस्ट चेक करेंगे तो अन्य विषयों की वीडियोस भी आपको मिल जाएगी जहां से आप तैयारी कर सकते हो। तो चलिए बिना देरी के शुरू करें। इकाई 1 जिसका नाम है प्रारंभिक बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की परिभाषा, प्रकृति एवं महत्व। शिक्षा की परिभाषा, डेफिनेशन, प्रकृति, नेचर, महत्व, इंपॉर्टेंस, ये तीनों चीजें शिक्षा के बारे में। और बचपन में बच्चों की देखभाल कैसे करते हैं, और बचपन भी मतलब प्रारंभिक बचपन में, इनिशियल वाला, शुरुआत का समय। तो प्रारंभिक बचपन में बच्चों की जो देखभाल होगी और शिक्षा के बारे में, यही सब इस पूरे इकाई में होगा, यानी इससे ही संबंधित सारे प्रश्न जो रहेंगे। ठीक, इस इकाई 1 पर जो अंक आवंटित है, अगर आप देखिए मार्क्स अलॉटेड है टोटल 20, यानी एक इकाई को आप पढ़कर 20 अंक हासिल कर सकते हैं। यानी इस एक इकाई पर कुल 20 अंकों के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, इसमें से वस्तुनिष्ठ भी आते हैं और अधिकतर तो आपको थ्योरी वाले क्वेश्चन भी आते हैं। तो चलिए आगे बढ़ चलते हैं और देखते हैं इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो सबसे पहला प्रश्न यहां पर देखिए सामने है कि किसी बच्चे की मूल आवश्यकता क्या है। मूल मतलब बेसिक नीड्स क्या होती है। किसी भी बच्चे की बेसिक नीड्स, किसी बच्चे की मूल आवश्यकताएं क्या होती हैं, उसकी बात कर लेते हैं। तो बच्चों की अगर मूल आवश्यकताओं की बात करें तो एक बच्चे को खाना पीना रहना, है ना, खाना रहना पीना, रोगों से सुरक्षा, शारीरिक तथा भावनात्मक सुरक्षा, ये सब शामिल है। यानी किसी बच्चे का, किसी भी प्रारंभिक बचपन में, यानी कि शुरुआत में जब बचपन स्टार्ट होता है तो किसी बच्चे का जो बेसिक नीड है, यानी उसकी मूलभूत जो जरूरतें हैं, यानी मूल जो आवश्यकताएं हैं, उसमें क्या क्या शामिल रहेगा। उसमें उसका खाना, रहना, रोगों से सुरक्षा, भावनात्मक एवं शारीरिक एवं भावनात्मक उसका सुरक्षा या सपोर्ट कह सकते हो, सहायता, है ना, ये जरूर होता है। बच्चों को भावनात्मक सहायता, सुरक्षा, साथ ही साथ सौहार्द, स्वीकृति, प्रेम, प्रशंसा तथा सराहना की आवश्यकता होती है। उस उम्र में बच्चों को सराहना चाहिए, उन्हें प्रेम की आवश्यकता होती है, उन्हें भावनाएं चाहिए, उन्हें सौहार्द चाहिए, मिलनसार व्यक्ति रहे, यानी प्रेम से सब चीजें समझाई जाए, ऐसा आवश्यकता होती है इस उम्र में। ठीक है, बच्चे की, तो बच्चे को वहां पर स्वीकारना चाहिए, बच्चे को वहां पर दुलार लाड़ प्यार जो भी देना चाहिए सब। तो इस उम्र में बच्चे की यही मूल आवश्यकताएं होती है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्प्रेरण का अर्थ क्या है। उत्प्रेरण क्या होता है। उत्प्रेरण होता क्या है कि भाई उत्प्रेरण द्वारा बच्चों को ऐसे अनुभव दिए जाते हैं जो उसके संपूर्ण विकास को प्रोत्साहन दे। यानी कि उत्प्रेरण में बच्चे को ऐसा एक्सपीरियंस कराया जाएगा, ऐसा अनुभव कराया जाएगा, ऐसी चीज उसको दी जाएगी जिससे उसका पूरा बाकी विकास होने में सहायता मिले, है ना, बाकी विकास में उसको प्रोत्साहन मिले। इसमें वो सभी गतिविधियों और खेल शामिल किए जाते हैं जो उसके समेकित विकास में सहायक होंगे। अब इस उत्प्रेरण में क्या क्या आएगा, वो सारे टाइप के खेल, यानी कि स्पोर्ट्स, वो जो खेल खेलता बच्चे, वो सब इसमें रहेंगे, जिससे बच्चे का क्या हो भाई, जितना भी उसका टोटल विकास हो, समेकित विकास हो, ओवरऑल डेवलपमेंट हो, वो सहायक हो, उससे उसके उस तरह का समेकित विकास हो जाए। ठीक है, तो ये बच्चे का उत्प्रेरण। उत्प्रेरण का अर्थ यही है कि उत्प्रेरण एक ऐसा अनुभव होता है, एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से बच्चे को हर क्षेत्र में सर्वांगीण विकास करने में सहायता मिले। बच्चा जो है हर चीज के लिए, संपूर्ण विकास के लिए मोटिवेटेड हो जाए, प्रोत्साहन मिल जाए उसको। ठीक है, और यह सभी और होगा कैसे, तो उसकी सारी जितनी भी एक्टिविटीज होंगी, जितनी भी वो गतिविधि करता है, जो भी काम करता है, जो भी खेल खेलता है, उन सब में इसे शामिल कर दिया जाएगा, उस प्रशंसा को, उस उत्प्रेरण को, है ना, प्रोत्साहन को। ठीक, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे, उत्प्रेरण कहेंगे। क्लियर। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़े। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है ईसीसीई का वर्गीकरण लिखिए। ईसीसी का जो टाइप है, जो क्लासिफिकेशन किया गया, उसकी बात कर लेते हैं। तो और ईसीसी की बात करें भाई, ईसीसी की, तो इसमें गर्भवती महिला की देखभाल और सामुदायिक शिक्षा, इसमें जो गर्भवती महिला होती है उसकी देखभाल करना और सामुदायिक शिक्षा है, इसका जो भूमिका है अदा करना, ये विषय यहां पर होता है। फिर और क्या, घर में नवजात और बच्चों की देखभाल और अतिरिक्त पारिवारिक देखभाल, घर में जो नवजात है, नया नया जो बच्चा जन्म लिया है, साथ ही साथ जो बच्चों की देखभाल होती है, जो अन्य बच्चे हैं उनकी देखभाल, वो है ना, ये सब परिवार का भी देखभाल, अतिरिक्त पारिवारिक देखभाल ये भी होता है। और इसमें और क्या, 3 से 6 वर्ष आयु समूह के बच्चों के लिए स्कूल पूर्व शिक्षा
और 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं उन्हें स्कूल से पूर्व जो शिक्षा मिलती है, आंगनवाड़ी की, बालवाड़ी की शिक्षा, उन्हें जो भी घर पर ही सिखाना है वो सारी शिक्षा जो है उन्हें मिलती है। यानी ये तीनों चीजें किसमें शामिल है, ईसीसी में। ठीक है, तो ईसीसी में जो वर्गीकरण किया गया यहाँ पर तीनों चीजें शामिल रहेंगी। पहली चीज क्या कि गर्भवती महिला की देखभाल, नवजात की देखभाल। दूसरा इसमें क्या शामिल होगा, इसमें भाई दूसरा शामिल होगा कि घर में जो नवजात है, जो बच्चे हैं उन सभी का और परिवार का भी देखभाल। साथ ही साथ इसमें और क्या होगा, जो 3 से 6 वर्ष आयु के बच्चे हैं उनके लिए स्कूल पूर्व शिक्षा यानी स्कूल पूर्व अधिगम जो होगा, शिक्षा जो होगा उसका भी इंतजाम करना, उस पर भी ध्यान देना। ये सब इसी के वर्गीकरण में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल, जननी सुरक्षा योजना क्या है। जननी मतलब गर्भवती महिला, जो माता जो जन्म देगी, है ना, माता का प्राचीन शब्द एक जननी भी होता है, माता, माँ, जननी। ठीक, तो जननी सुरक्षा योजना 12 अप्रैल सन 2005 में, 2005 में, सन 2005, कब, 12 अप्रैल, ध्यान रख लेना, ईयर एकदम नोट डाउन कर लो, 12 अप्रैल 2005 को, है ना। ये जो जननी सुरक्षा योजना है ये कब प्रारंभ हुई, तो 12 अप्रैल 2005, सन 2005 में प्रारंभ की गई थी। ये योजना पूरी तरह से किसके द्वारा स्पॉन्सर्ड होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है। यानी यह योजना पूरी तरह से केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित योजना है। इसमें उद्देश्य क्या है कि जो गर्भवती महिला है उन्हें सुरक्षित प्रसव कराना, यानी वो अच्छे से बच्चे को जन्म दे सके, और अच्छे से मतलब स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सके, माता भी स्वस्थ रहे, बच्चा भी स्वस्थ रहे। इसके लिए माता को दवाइयां, माता को मेडिकल चेकअप, माता को जो उपचार या उन्हें पौष्टिक आहार, ये सब उपलब्ध करवाना इसमें शामिल रहता था। ठीक है, योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब गर्भवती महिलाओं को पंजीकृत स्वास्थ्य संस्थाओं में जन्म देने के लिए प्रोत्साहित करना। यानी जो गरीब महिलाएं होती हैं, जो गरीब घर से बिलोंग करती हैं, उन माताओं को, उन बहनों को, उन्हें क्या करना भाई, प्रोत्साहन देना, उनको मोटिवेट करना कि वो अपने बच्चों को सरकारी संस्थाओं में जन्म दे, घर पर नहीं या प्राइवेट संस्थानों में नहीं, क्योंकि बहुत पैसा खर्च होता है ना, सरकारी संस्थाओं में उसको सहायता मिले। फिर इस योजना के अंतर्गत क्या किया जाता है कि ग्रामीण क्षेत्र में अगर कोई महिला जो है बच्चे को जन्म देती है तो प्रसव हेतु 1400 रुपए और शहरी क्षेत्र में 1000 रुपए की नगद राशि या सहायता दी जाती है। यानी जो महिला होगी, जो माता होगी, उन्हें 1400 रुपए मिलेगी, है ना, जो भी गर्भवती महिला होगी, ये ग्रामीण में, और शहर में 1000 रुपए मिलते हैं। ठीक है, ये सहायता मात्र 2 बालकों पर लागू होती है, यानी 2 से ज्यादा बच्चे होंगे तो नहीं मिलेगा। यानी पहले बच्चे में भी ये सहायता मिलेगी, दूसरे बच्चे को जन्म देते हुए ये सहायता मिलेगी। ठीक है, बाकी इसमें नहीं मिलेगी। तो ये क्या है भाई, ये जननी सुरक्षा योजना है, यानी जो माता, जो जननी है, उनकी सुरक्षा के लिए 12 अप्रैल 2005 को योजना शुरू हुई। इसमें मुख्य उद्देश्य यही था कि गर्भवती महिला को सही सलामत जो है, सही से वो प्रसव करा पाए, बच्चे की देखभाल, माता की देखभाल वगैरह वगैरह ध्यान रखिएगा। फिर शहरी क्षेत्र में कितना पैसा, ग्रामीण क्षेत्र में कितना पैसा क्या मिलता, ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला देखिए, स्किनर का सिद्धांत दीजिए। स्किनर जी ने अपना सिद्धांत दिया है, जो सिद्धांत लिखा है उसकी बात करते हैं। तो स्किनर के सिद्धांत की बात करें तो स्किनर जी का मानना है कि इंसान का जो व्यवहार होता है उसे पूरा बदलने के लिए बहुत मनोवैज्ञानिक इस्तेमाल की जरूरत नहीं है। मतलब अगर किसी व्यक्ति का व्यवहार बदलना है तो बहुत ज्यादा साइकोलॉजिकल, बहुत ज्यादा मनोवैज्ञानिक प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है ना, अपितु पुनर्बलनों को परिवर्तित करके ही व्यवस्था को बदला जा सकता है, व्यवहार को बदला जा सकता है ना। जो भी पुनर्बलन होंगे उनको ही बदल दो अपने आप, है ना, अपने आप व्यवहार बदल जाएगा। स्किनर ने इच्छा शक्ति, संवेदनशीलता, प्रतिमा या बिंब, मूल प्रवृत्ति, अंतोनदी आदि शब्दों का बहिष्कार किया है ना। उनका मानना था कि ये सारे शब्द जो है सही नहीं है, ये शब्द नहीं होने चाहिए। फिर स्किनर का मानना है कि वे सभी शब्द अभौतिक से प्रतीत होते हैं, ये सारे नॉन फिजिकल है। ठीक है, ऐसे उपस्थित ही नहीं है, ऐसे, है ना, ये व्यवहार में लाए ही नहीं जा सकते। ठीक है, तो ये स्किनर जी का मानना था कि ये चीजें नहीं होनी चाहिए। ठीक है, उन्होंने इसको फिर स्किनर का सिद्धांत यही है कि भाई, स्किनर जी कहते हैं कि किसी व्यक्ति को अगर व्यवहार में परिवर्तन लाना है तो किसी बाहरी चीजों की आवश्यकता नहीं है, उसके अंदर के जो पुनर्बलन चीजें हैं उसे ही बदल दिया जाए, उनके ही परिवर्तित किया जाता है, जिससे उनका व्यवहार बदल सकता है। ये किसका कहना था, स्किनर का। नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, अगला सवाल है, बचपन की देखभाल से आप क्या समझते हैं। बचपन की जो देखभाल होती है, बचपन में जो देखभाल होती है उससे आप क्या समझते हैं, उसका मतलब क्या है। बचपन में जो देखभाल है, तो बचपन में जो देखभाल हो जाती है ना, वो स्कूल से पहले ध्यान रखेंगे तो बच्चे विद्यालय जाने से पूर्व ही उनकी शिक्षा आरंभ हो जाती है। बच्चा जब भी स्कूल जाने की बात करता है तो उसके पहले ही बच्चे का, अब देखो ना आजकल बच्चे भाई बोलना भी नहीं सीखा है तो भी माता पिता उसको बोलना शुरू करा देते, बोलो बेटा ए ढंग से बोलना भी नहीं सीखा, भी नॉर्मल चीजें बोलना नहीं सीखा, उसको एबीसीडी सिखाने लगते हैं, 1 2 3 सिखाने लगते हैं ना। ठीक, ये आईज आईज, ईयर, नोज नोज, ऐसा बच्चे को दिखाते भी है, नोज ईयर, है ना, आईज आईज, ऐसा छू के बच्चे बताते भी आजकल सिखा दिया जाता है। ठीक है, तो बच्चा जो है स्कूल जाने से पहले, विद्यालय प्रारंभ करने से पहले ही उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। ठीक है, 6 वर्ष से, जन्म से लेके 6 वर्ष, है ना, 0 से लेके 6,
यानी 0 से लेकर 6 वर्ष तक जो है वो आयु के बच्चों की समग्र रूप से वृद्धि, विकास और उनके शिक्षण को प्रोत्साहित करना है। यानी इसमें किया जाएगा बचपन की देखभाल में बच्चे को पूरी तरह से प्रोत्साहित किया जाएगा उसका शारीरिक विकास के लिए, उसे प्रोत्साहित किया जाएगा उसके वृद्धि के लिए, ठीक है, उसके शिक्षण को प्रोत्साहित किया जाएगा। ठीक है, ये सब कब किया जाएगा? प्रारंभिक बचपन में उसके शरीर का देखभाल, है ना, ये सब उसी समय सिखाया जाता है, उसी समय ज्यादा ध्यान दिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ देखभाल की बात करें, प्रारंभिक बचपन में जो देखभाल होती है उसका मतलब क्या? ये जो देखभाल शब्द था प्रश्न में, देखभाल शब्द, इसका अर्थ क्या? तो भाई देखभाल है क्या, इसका मतलब क्या एक्चुअल में? तो अगर इसकी बात करें तो बच्चों के लिए एक देखरेख पूर्ण और सुरक्षित परिवेश उपलब्ध कराना, एक ऐसा माहौल, एक ऐसा परिवेश जिसमें बच्चे की सही से देखभाल हो सके, बच्चे का सही से लालन पालन पोषण हो सके। अगर ये परिवेश, ये जमाना या ये माहौल ला दिया गया तो उससे स्वास्थ्य, साफ सफाई और पोषण, इन सब पर भी ध्यान दिया जाएगा। तो यही देखभाल कहलाएगा। देखभाल का मतलब ही क्या है? बच्चे की सुरक्षा, बच्चे को पालन पोषण, बच्चे की देखभाल, ये सब चीजें उपलब्ध कराई जाएंगी जिससे बच्चे का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, उसकी साफ सफाई करना, उसका ख्याल रखना, ये सब उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, तो ये सब बचपन में देखभाल से मतलब है, बचपन में देखभाल का मतलब यही है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला सवाल है कि भाई अधिगम को प्रभावित करने वाले कारकों की सूची बताइए। यानी ऐसे कारकों की लिस्ट दो, ऐसे कामों की जो अधिगम को प्रभावित करते हैं, जिसके वजह से अधिगम यानी कि सीखना जो है प्रभावित होता है। ठीक है, तो वैसे बात करें तो सीखने में कई तत्व महत्वपूर्ण हैं, उनमें से कुछ जो प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण तत्व हैं उसकी बात हम करेंगे। देखो, अब सीखने में जो चीजें हैं वो प्रभावित करती है सीखने को, कैसे? सकारात्मक तरीके से भी प्रभावित कर सकती हैं और नकारात्मक तरीके से भी प्रभावित कर सकती हैं। ठीक है, अब इसमें आप देखोगे तो स्वयं शिक्षक, विद्यार्थी, वातावरण, पाठ्यपुस्तक व्यवस्था, मानव संसाधन, ये सब चीजें है ना जो पढ़ाई को क्या करती हैं? प्रभावित करती हैं। मान लो अगर शिक्षक अच्छा है तो पढ़ाई अच्छी होगी, शिक्षक अच्छा नहीं है पढ़ाई अच्छी नहीं होगी। ये क्या है? प्रभाव डाला, शिक्षक ने प्रभाव डाला, कैसा भी डाला, अच्छा टीचर ने सकारात्मक डाला और जो अच्छा टीचर नहीं था उसने नकारात्मक प्रभाव डाला, पर प्रभाव तो डाला। तो यही सवाल आपको ध्यान में रखना है। ऐसा आपको सवाल पूछ सकता है कि अधिगम को प्रभावित करने वाले कारण, है ना, तो जिसमें मैंने आपको बता दिया, सीखने की प्रक्रिया का आपका पूरा क्लियर सामने कर दिया है। अब इस पर भाई कई ऐसे कारण होते हैं जो उस पर प्रभाव डालते हैं, तो उसके प्रकार भी बात कर लेंगे, सर टाइप्स की। यानी इस आधार पर ये कारक जो है, सीखने के जो कारक है वो कुल 6 प्रकार के होते हैं। पहला, विद्यार्थी से संबंधित कारक, ऐसे कारण जो स्टूडेंट से रिलेटेड होंगे। फिर शिक्षक संबंधित कारक, यानी ऐसे कारण, ऐसे टॉपिक्स जो टीचर से संबंधित होंगे, रिलेटेड होंगे। और वातावरण से संबंधित कारक, यानी आसपास का वातावरण, माहौल से संबंधित कुछ कारण भी हो सकते हैं। और पाठ्य वस्तु से संबंधित कारक, साथ ही साथ अधिगम व्यवस्था से संबंधित कारक, यानी अधिगम करने की जो व्यवस्था की गई है, इन सब से संबंधित जो कारक है। ये कारक जो आप देख पा रहे हो ना, ये जो 5 कारक आपको दिखाई दे रहे, ये किसके कारक है? ये कारक किसके हैं भाई? सीखने के लिए, है ना। ये सब अधिगम वाले उनके कारक हैं, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, हो सकता है आ जाए, स्टार मार्क जरूर कीजिएगा। क्लियर है? चलिए तो आगे बढ़े हैं। उससे पहले हमारे पास दूसरा इकाई, पहली इकाई खत्म, दूसरी इकाई की बात करेंगे। दूसरा इकाई का नाम है विकास की दृष्टि से समुचित प्रारंभिक बचपन में देखभाल और शिक्षा, ईसीसी पाठ्यक्रम के सिद्धांत और विधियां, इसकी बात हम करने वाले। क्लियर? तो इकाई 2 की बात अगर करें, इकाई 2 को देखें तो इकाई 2 का नाम ही क्या है? विकास की दृष्टि से समुचित प्रारंभिक बचपन में देखभाल। अब इस इकाई 2 की अगर बात करें तो भाई इस पर कुल अंक आवंटित है 20। जैसा पहले इकाई पर कितने अंक आवंटित है? 20। इस इकाई पर भी कितने मार्क्स मिलेंगे? 20 मार्क्स मिलेंगे। तो हम बात करेंगे विकास की दृष्टि से देखना है, यानी किस नजरिए से? विकास के नजरिए से देखेंगे। ठीक है, और उससे जो प्रारंभिक बचपन में देखभाल होती है उसकी बात, ईसीसी की बात, ये सब होगी इसमें। तो ये इकाई बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है। चलिए इसके महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर देखते हैं। पहला, बाल केंद्रित गतिविधियां क्या होती हैं? पहला प्रश्न है कि बाल केंद्रित जो गतिविधियां होती है, यानी चाइल्ड सेंटर जो एक्टिविटीज हैं, यानी ऐसी एक्टिविटी, ऐसे काम जो बच्चे को ध्यान में रखकर बनाई गई है, उनकी बात हम करेंगे। ऐसी कौन कौन सी गतिविधियां होती हैं? तो बाल केंद्रित शिक्षा में होता क्या है? जब बच्चे को केंद्र में रखकर, बच्चे को सेंटर में रखकर जब कोई शिक्षा, एजुकेशन दिया जाता है तो बच्चे को जो आप देखेंगे उसे कई सारी गतिविधियां दी जाती हैं। उन गतिविधियों से, उन एक्टिविटीज से, उसके माध्यम से वो चीजें सीखता है। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा द्वारा गतिविधियों के माध्यम से प्राकृतिक प्रवाह में बच्चे का सहज विकास होता है। ठीक है, बाल केंद्रित अगर शिक्षा दी जाएगी, बाल केंद्रित अगर मान लो अधिगम होगा, व्यवस्था होगी, तो इससे बच्चे को प्राकृतिक वातावरण में बिना रुकावट के अच्छी खासी शिक्षा दी जा सकती है। ठीक है, इसमें शिक्षक की भूमिका बच्चों को प्रोत्साहित करना,
और उत्तेजित करना है। अब इसमें टीचर का क्या रोल है? इसमें टीचर का रोल है कि वो बच्चों को क्या करें, प्रोत्साहित करें, बच्चों को मोटिवेट करें, बच्चों को भाई उसमें और क्या करें, उत्तेजित करें, है ना, उन्हें बहुत ज्यादा और उत्तेजित करें ताकि वो अपने काम को करने के लिए और ज्यादा क्या हो जाए, एनर्जेटिक यानी ऊर्जावान हो जाए, और ज्यादा सज्ज हो जाए। और क्या भाई, बालक आंतरिक ड्राइव से गतिविधि करने के लिए प्रेरित होता है, यानी अपने अंदर की आवाज, उसके अंदर से मन में इच्छा होती है कि वो अपना काम को करे और अच्छे से। ठीक है, तो ये सब क्या है, बाल केंद्रित गतिविधियां हैं, जिसमें हर गतिविधि यानी हर एक्टिविटी में केंद्र में, सेंटर में किसको रखा गया है, बच्चे को, बालक को, है ना, इसलिए बाल केंद्रित गतिविधियां क्या है, समझ में आ गया आपको, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए, सीखने में मनोवृत्ति का नियम बतलाइए। सीखने में मनोवृत्ति का नियम, वैसे सीखने में कई प्रकार के नियम है, उसमें से एक हम बात करने वाले कौन सा नियम, मनोवृत्ति का। ठीक है, तो अगर बात की जाए मनोवृत्ति की, तो मनोवृत्ति की बात करें, देखिए मनोवृत्ति का नियम क्या कहता है, मनोवृत्ति का नियम कहता है कि सीखने की जो भी हमारी क्रिया है, सीखने की जो संपूर्ण प्रक्रिया है, वो जीव की संपूर्ण मनोवृत्ति और तत्परता पर, यानी कि उसकी क्यूरियोसिटी कितना एक्टिव है उस पर निर्भर करती है। भाई सीखने में जो मनोवृत्ति, मनोवृत्ति का मतलब क्या, इसमें रुचि लगना, इसमें इंटरेस्ट आना, मन लगना, रम जाना एकदम। ठीक है, तो सीखने में मन कब लगेगा भाई, सीखने में मन तब लगता है भाई जब उस प्रक्रिया में बच्चे को मजा आए, सीखने में बच्चे को मजा आ रहा हो, है ना, उसे इंटरेस्टिंग लग रहा हो, उसको उसमें बहुत ज्यादा आप कह सकते हो कि उसमें रुचि आ रही बच्चे को। हम किसी भी कर्म को उस समय तक ठीक से नहीं सीख पाते जब तक कि हमारा दृष्टिकोण स्वस्थ एवं विकसित मनोवृत्ति का नहीं हो। ठीक है, उदाहरण के तौर पर अगर हमें कोई काम सीखना है और उस काम के लिए अगर हम बहुत ज्यादा अलर्ट नहीं है, उस काम के लिए हमारा मन उसमें एकदम दिन रात अटक नहीं गया है, अगर ऐसा नहीं है तो हम उस काम को ठीक ढंग से नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो किसी भी काम को ठीक ढंग से करने के लिए हम किसी भी कर्म को उस समय तब तक ठीक से नहीं कर सीख पाते जब तक कि हमारा दृष्टिकोण स्वस्थ एवं विकसित मनोवृत्ति का नहीं हो जाता, यानी जब तक हमारा माइंडसेट, जब तक हमारा जो माइंडसेट है वो किस तरह का ना हो जाए, एकदम स्वस्थ दृष्टिकोण का, यानी पॉजिटिव हेल्दी माइंडसेट का ना हो जाए, तब तक हम नहीं कर सकते। ठीक है, और बात करें तो व्यक्ति को सीखने की और प्रेरित करने के लिए पूर्व अनुभव, अब व्यक्ति को अगर सिखाना है, व्यक्ति को प्रेरित करना है, तो उसका पहले का एक्सपीरियंस, उसका जो ट्रस्ट, विश्वास, उसकी मनोवृत्तियां और पूर्व वृत्तियां आदि पूर्ण सहायता देती हैं। यानी हम अगर कुछ आज करने जा रहे हैं तो हमारा पिछला मोटिवेशन, हमारा पिछला प्रोत्साहन, पिछला हमारा सोच, पिछली हमारी बातें, वो सब हमें और प्रोत्साहित कर सकती हैं नई चीज के लिए। ठीक है, साथ ही निश्चित करती हैं कि हम किसी कार्य को सीखने में उसे सुख मिलेगा या कष्ट मिलेगा, और इसी से पता चल पाता है, मनोवृत्ति से ही, कि जो भी काम हम सीखने जा रहे हैं वो बहुत आसान है, उसमें खुशी मिलेगी, सुख मिलेगा, या बहुत कठिन है, उसमें तकलीफ आएगी। तो ये मनोवृत्ति का नियम है, मनोवृत्ति से यही पता चलता है। क्लियर है, नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला देखिए, बाल्यावस्था में सीखना जिज्ञासा पर आधारित क्यों नहीं है, क्यों होता है। ठीक है, बाल्यावस्था में जो भी सीखना होगा वो जिज्ञासा पर, क्यूरियोसिटी पर, है ना, बाल्यावस्था में जो भी सीखना रहेगा किस पर आधारित रहेगा भाई, वो रहेगा जिज्ञासा पर। ठीक है, थोड़ा सा मैं एसी का टेम्परेचर कम कर लिया जाए, गर्मी हो रही। हाँ, तो बाल्यावस्था में सीखना जिज्ञासा पर आधारित, यानी जो बाल्यावस्था की उम्र होती है, ठीक है, यानी 6 से या 12 साल कह सकते हो, उस अवस्था में जो भी सीखना होता है जिज्ञासा पर, यानी अगर बच्चा जिज्ञासु है, क्यूरियस है, तो वो हर चीज सीखने की कोशिश करेगा, आसानी से समझ जाएगा। और अगर मान लो उसे सीखने का इंटरेस्ट नहीं है, तो कितना भी अच्छा शिक्षक आ जाए, कितने भी अच्छे से उसको समझा दिया जाए, सिखा दिया जाए, वो नहीं सीख पाएगा उतने अच्छे से। ठीक है, तो इस उम्र में ही बच्चे का क्या होता है, बाल्यावस्था में ही बच्चे का आप देखोगे उसकी मानसिक योग्यताएं बढ़ती हैं। शैशवावस्था में तो शरीर बढ़ता है, पर बाल्यावस्था में आते आते उसके मानसिक विकास बहुत होने लगता है। तो बाल्यावस्था में मानसिक योग्यताओं के विकास की स्थिति तीव्र होती है, यानी जो मानसिक विकास होता है वो थोड़ा सा तीव्र यानी तेज गति से होने लगता है। कौन सी अवस्था में, बाल्यावस्था में। ठीक है, इस अवस्था में बालक में सहज प्रवृत्ति तथा मूल प्रवृत्तियों का विकास हो जाता है, यानी इस अवस्था में बाल्यावस्था में बच्चे के अंदर जो है भाई मूल प्रवृत्तियां, यानी कि असली आदतें, ठीक है, ये सब पूरी तरह से आ जाती हैं। असली आदतें, सहज प्रवृत्तियां, आसान वाली जो आदतें होती हैं, सहज प्रवृत्ति, मूल प्रवृत्ति, इन सब का समावेश हो जाता है। वह अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए अनेक प्रकार के प्रश्न अपने अभिभावकों से करता है ना। छोटा बच्चा हमेशा पापा वो क्या है, वो क्या उड़ रहा है, ये क्या चल रहा है, इस तरह के सवाल देखते हो ना बच्चे को। हाँ, तो ये सब बाल अवस्था में होता है। तो बच्चा अपनी जिज्ञासा, अपनी क्यूरियोसिटी शांत करने के लिए क्या करता है, अनेक प्रकार के प्रश्न अपने अभिभावक, यानी जो उसका पालन पोषण करते हैं अभिभावक, माता पिता आमतौर पर, है ना, उनसे करता है। उसकी रुचि विस्तार पाने लगती है, छोटी छोटी रोचक कहानियां पढ़ने में उसका मन लगने लगता है, रुचि बढ़ जाती है, और सूक्ष्म चिंतन का आरंभ हो जाता है, छोटी छोटी चीजें भी सोचने लगते हैं। यानी कहने का मतलब बस यही है कि
बाल्यावस्था में जो सीखना है वो जिज्ञासा पर आधारित होता है, क्योंकि बच्चा जितना जिज्ञासु रहेगा उतने सवाल पूछेगा। बच्चा जितना जिज्ञासु रहेगा उतना ही क्या कर सकता है, वो सीख सकता है, क्योंकि वो उतना ही अभिभावकों से अपने सवाल करेगा, उनसे प्रश्न पूछेगा और चीजें सीख जाएगा। क्लियर? ठीक। तो ये हो गया बाल्यावस्था में बच्चा जिज्ञासु होने से कैसे सीखता है उसका जवाब। अगला सवाल देखिए, बालकों के प्रयोगात्मक खेल बतलाइए। बालकों के जो प्रयोगात्मक खेल होते हैं, प्रयोगात्मक मतलब भाई करके देखने वाले, प्रैक्टिकल वाले खेल जो होते हैं ना, उसके बारे में। तो प्रयोगात्मक खेल की अगर बात करें, प्रयोगात्मक खेल की, तो ये खेल जो बच्चों को बहुत ज्यादा आप कह सकते हो एक्टिव बनाते हैं, सक्रिय बनाते हैं ना। इससे बच्चा बहुत ज्यादा सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, उससे बच्चे में सक्रियता आ जाती है, ठीक है, एक्टिवनेस आ जाती है। इसके अंतर्गत बच्चे को विभिन्न वस्तुओं को स्पर्श करके पहचानने का प्रयत्न करते हैं, साथ ही साथ वस्तुओं के साथ अनेक क्रियाएं भी सीखते हैं। यानी इसी अवस्था में, इस प्रयोगात्मक खेल में बच्चा जो क्या है वो क्या करता है, इसके अंतर्गत, इसके अंदर क्या करता है बच्चा, कोई चीज जो होती है वस्तु से उसे छूकर देखना चाहता है। अक्सर देखना बच्चा क्या करता है भाई, आप देखोगे कि वो जो मोमबत्ती दिया चल रहा था उस आग को पकड़ने जाता है, ठीक है, उसे पता ही नहीं होता कि क्या है, उसे जल जाएगा, क्या तकलीफ होगी उसे पता नहीं रहता, वो पकड़ने जाता है उसको, ठीक है। तो इस प्रयोगात्मक खेल के अंतर्गत क्या होता है कि अलग अलग वस्तुओं को स्पर्श करके, छू के पहचानने का इसमें प्रयत्न किया जाता है। साथ ही साथ जो अन्य वस्तु होते हैं, जो अदर चीजें होंगी भाई, उनका भी देखेंगे, वो क्रिया भी करेंगे, वो एक्टिविटीज भी करेंगे, ठीक है बच्चे। फिर जैसे अगर उदाहरण देखा जाए, तो उदाहरण के तौर पर यहाँ पर एक एग्जाम्पल, ये उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण के तौर आप देखेंगे तो जैसे वस्तु को उठाने का उपक्रम करना, वस्तु को रखने का प्रयास करना तथा हिलाना डुलाना आदि, ये सब इसी में शामिल है, ठीक है। किसी भी वस्तु को उठाने का काम करना, उसे भाई उपक्रम करना, उसे भाई वस्तु को रखने का काम करना। आप देखो ना छोटे बच्चे अक्सर उसको हिलाएंगे डुलाएंगे, आप उसको अच्छे से रख दो, वो बच्चा उसको बिगाड़ के ही दम लेगा, उसको खराब करके ही दम लेगा। जो सामान मिलेगा इधर उधर करके, हिला डुला के, फेंक के, इसमें उसको मजा आता है, बच्चा यही करता है। इस प्रकार के खेल प्रायः वैयक्तिक होते हैं और पर्यावरण की जानकारी प्रदान करने में सक्षम होते हैं। अभी आप देखो बच्चे वो बर्तन वाला सेट ले लेते हैं, नहीं खिलौने वाला, डॉक्टर वाला सेट ले लेते हैं और खेलते रहते हैं, चीजों को उलट पुलट करते हैं, उड़ाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। वो खुद ही वैयक्तिक खेल है, यानी बच्चे खुद में ही खेलते हैं उन चीजों से, ठीक है। तो ये सारी चीजें, ये सब किस में आते हैं, प्रयोगात्मक खेल में, प्रयोग करने वाले, है ना, प्रैक्टिकल वाले खेलों में आ जाते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला सवाल है कि खेलों का महत्व क्या है, खेलों के महत्व का वर्णन कीजिए। वैसे तो बालक विकास में, बालक के जीवन में खेलों का बहुत महत्व होता है, ठीक है। और उसकी बात हम अगर करें तो भाई इसका महत्व सिर्फ और सिर्फ शारीरिक विकास के लिए नहीं है, ठीक है। खेलों का जो महत्व की बात अगर करेंगे तो वो शारीरिक नहीं है, वो मानसिक भी है। यानी खेल से बच्चे का मस्तिष्क बहुत ज्यादा विकासशील होता है। क्यों? जब खेल होते हैं ना, तो खेल में आप देखो स्पोर्ट्स में प्रेशर होता है, मिलजुल कर रहना, है ना, दूसरों का प्रेशर संभालते हुए, दूसरों की बातें सुनते हुए भी अच्छे से खेलना, कितना बड़ी बात है ना। आप खुद ही देखो, क्रिकेट होता है, 1 लाख लोग स्टेडियम में बैठे हैं और सामने से गेंदबाज बॉल डाल रहा है और हम विराट कोहली एकदम बढ़िया से देखते हुए 6 मार रहा है लास्ट बॉल पे और जिता दे रहा है आईपीएल। तो वही सोचो ना, 1 लाख लोगों के बीच में इतना शोर शराबा हो रहा है और उसमें एकदम बढ़िया से अपना मानसिक संतुलन जो ढंग से बताता है। आप देखना कई बार प्रेशर में बहुत से बल्लेबाज आउट हो जाते हैं, ठीक है, पर कुछ लोग जो होते हैं प्रेशर में और अच्छा काम करते हैं। तो ये यही है। तो खेल से क्या होता है, और प्रेशर का संबंध किससे है, दबाव का संबंध किससे है, मानसिक से, है ना, मन से, मस्तिष्क से। तो खेल का महत्व सिर्फ शारीरिक तक सीमित नहीं है, खेल का असर मन पर भी दिखाई देता है ना। खेल का असर आप कह सकते हो कि मानसिक भी होता है, ठीक है। तो खेल से मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और बौद्धिक, ये सारे महत्व हैं। खेल से सिर्फ शारीरिक नहीं, खेल से भाई शैक्षणिक, मानसिक, भाई उसके मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और बौद्धिक, ये सारे महत्व होते हैं किससे, खेल से। ये सब खेल के ही महत्व है। और हम बात करें तो भाई खेल में क्या होता है, इससे शारीरिक विकास में सहायता मिल जाती है। खेल में भाग दौड़, उठना बैठना होता है तो शरीर बढ़िया अच्छा रहता है, ये जो है शारीरिक विकास में सहायक है। दूसरा, मानसिक विकास में सहायक, हमारे मानसिक मस्तिष्क, मन का, इसका विकास होने में, इसकी बढ़ोतरी में, डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, सहायक होता है। और क्या, नैतिक विकास में सहायक, ये बच्चों के नैतिक विकास में। अब खेल में कई बार चीटिंग भी करने का ऑप्शन आता है, लेकिन कई लोग ईमानदारी से खेल के जीतना चाहते हैं, बेईमानी नहीं करते, तो इससे बच्चे का नैतिक विकास होता है कि लड़के हारेंगे तो ईमानदारी से हारेंगे, जीतेंगे तो ईमानदारी से ही जीतेंगे, एक दूसरे की सहायता करेंगे, है ना। तो ये नैतिक विकास कैसे होता है, खेल खेल में हो जाता है। टीम भावना इसी में आ जाती है। फिर सामाजिक विकास में सहायक, समाज में अलग अलग लोगों के साथ मिलकर रहना, टीम में अलग अलग जाति धर्म के लोग रहेंगे, टीम में मिलजुल कर खेलना, है ना, एक नियम कानून से चलना, ये सब क्या है, सामाजिक विकास में सहायता करेगा। खेल से बच्चा यही सीखता है। फिर नागरिकता के विकास में सहायक, एक नागरिक के रूप में भी अगर कोई व्यक्ति मान लो खेलता ही नहीं है, उसे कुछ आता ही नहीं है खेलने में, उसका कोई शारीरिक श्रम नहीं है, तो वो कैसे अच्छा नागरिक बनेगा। एक अच्छा नागरिक, अच्छा सिटीजन कैसे बनेगा, जब वो शारीरिक रूप से सक्षम होगा,
खेल कूद करेगा, मानसिक रूप से हर तरह से, है ना। तो इस तरह से एक अच्छा नागरिक का भी विकास होगा, एक अच्छा आप कह सकते हो सिटीजन भी बन पाएगा खेल की वजह से। तो खेल का प्रभाव देख लो कितना सारा है, कितना असर पड़ रहा है। तो खेल से क्या क्या फायदा होता है, क्या क्या असर होता है, ये सब आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हो, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ठीक, तो जो लोग वीडियो में भाई लेट से जुड़े हैं, जो लोग लेट से देख रहे हैं, मैं बता दूं कि भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख देना, ताकि अगले जो वीडियो आने वाली है, अगले विषय की परीक्षा की, उसकी मैराथन क्लास आप तो सबसे पहले पहुंचे मिले, है ना। सबसे पहले आपको संभावित प्रश्न उत्तर की गेसिंग क्वेश्चंस की वीडियो भी मिल जाए, ठीक। तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रख दो, तभी मिलती है, तभी यूट्यूब से नोटिफिकेशन आता है, ठीक। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल हमारे जीन पियाजे के बारे में, और जीन पियाजे का नाम और संज्ञानात्मक विकास की बात में हो ही नहीं सकता। तो जीन पियाजे के सिद्धांत स्थानिक सोच को उदाहरण सहित समझाना है, यानी एग्जाम्पल के थ्रू समझाना है, उदाहरण के साथ, एग्जाम्पल के साथ समझाना है कि कैसे जीन पियाजे ने जो सिद्धांत स्थानिक सोच बताई है ना, सिद्धांत स्थानिक सोच यानी ऐसी सोच जो सिद्धांत स्थानिक हो, है ना, एक प्रिंसिपल, एक सिद्धांत पर चले, ठीक है, उसकी बात करते हैं। तो संज्ञानात्मक विकास, मैंने पहले ही कहा कि अगर जीन पियाजे आएगा तो संज्ञानात्मक विकास का नाम आएगा। तो संज्ञानात्मक विकास के स्वरूप को, यानी कि भावनात्मक या इमोशंस के डेवलपमेंट को क्लियर करने के लिए जो है, इन्होंने क्या स्पष्ट रूप से पियाजे ने क्या किया, महत्वपूर्ण योगदान दिया। पियाजे ने बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्हें प्राणी के संपूर्ण विकास क्रम में संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण बतलाए, यानी किसी भी प्राणी का, किसी भी व्यक्ति का जब विकास होता है तो 4 चरण होते हैं। उनके विकास में कितने चरण होते हैं? 4। कौन सा चरण? पहला इंद्रिय पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, इंद्रियों का आप कह सकते हो सेंसरी आना, यानी हिलना डुलना। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, यानी अभी भागने, दौड़ने, कूदने के लायक, चलने के लायक नहीं हुए, उसके पहले की अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज। फिर आता है स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेट्स, यानी जो कॉन्क्रीट यानी कि ठोस चीजें हैं, जैसे कि पैरों पे खड़े होना, चलना, दौड़ना, ये सब क्या है? ये कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज जैसे, यानी एकदम कठिन वाले कार्य। फिर है उसके बाद औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, यानी फॉर्मल ऑपरेशन स्टेजेस, यानी कुछ चीजें होती हैं जो औपचारिक रूप से होती है, मतलब विकास तो हो चुका है लेकिन कुछ चीजें थोड़ी बहुत बाकी होंगी जो और फॉर्मल औपचारिक बना देंगे, ठीक है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो ये 4 जो अवस्थाएं आप देख रहे हो विकास की, ये चारों विकास की जो अवस्थाएं हैं, इसे किसने दिया है? जीन पियाजे ने। किसने दिया भाई? हमारे जीन पियाजे ने। तो जीन पियाजे ने ये जो अवस्थाएं होती है ना, इनके 4 चरण बतलाए। जो भी बच्चों की संपूर्ण विकास में जो अवस्था होती है उसके इमोशंस के डेवलपमेंट की, यानी कि संज्ञानात्मक विकास की, तो उसमें इन्होंने क्या किया? कुछ भाई 4 ही बताए इन्होंने, 4 चरण बतला दिए, 4 चीजें बता दी। इंद्रिय पेशीय अवस्था, सेंसरी मोटर स्टेज, फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, प्री ऑपरेशनल स्टेज, और उसके बाद स्थूल संक्रियात्मक अवस्था, उसके बाद कॉन्क्रीट ऑपरेशंस, है ना, ये सारी चीजें थे। और औपचारिक मतलब फॉर्मल, ठीक है, फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेजेस। तो ये जो सवाल आप देख पा रहे हो कि जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया है संज्ञानात्मक विकास के संबंध में और उसके जो भाग किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। हो सकता है सवाल थोड़ा बदल के आ जाए कि संज्ञानात्मक विकास के 4 चरण कौन से होते हैं बताइए, या जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास को कितने चरणों में बांटा है ये बताइए। कुछ भी सवाल हो, जवाब क्या रहेगा? यही। उत्तर हम क्या लिखेंगे? यही लिखेंगे। क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला देखिए इकाई 3। इकाई 3 है बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की पाठ्यचर्या की योजना एवं प्रबंधन, ठीक है। बचपन में जो देखभाल होती है उसकी बात करेंगे इस इकाई 3 की। इस पर जो अंक आवंटित है कुल 15। कितने मार्क्स अलॉटेड है? 15। तो इस तीसरी इकाई के जो महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है वो हम देखने जा रहे हैं। तो देखिए इस तीसरी इकाई की बात करें तो इस तीसरी इकाई का नाम क्या है कि बचपन में देखभाल एवं शिक्षा की पाठचर्या की योजना एवं प्रबंधन, यानी जो भी सिलेबस है उसका प्रबंधन करना है। कि बचपन में देखभाल तो हर यूनिट में नाम आ ही रहा है, हर इकाई में बचपन और बचपन में देखभाल कैसे करते हैं इसके बारे में तो पढ़ ही रहे, ठीक है। अब बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला हमारा सवाल है पाठ्यक्रम का अर्थ लिखो। सिलेबस क्या होता है उसका अर्थ, उसका मीनिंग, है ना, वो लिखो, परिभाषा एक तरह से कह सकते हो। तो अगर हम पाठ्यक्रम की बात करें तो पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम जो शब्द है अंग्रेजी के करिकुलम शब्द से लिया गया है। करिकुलम, है ना, करिकुलम शब्द से लिया गया है ना। ये उसी शब्द का हिंदी मीनिंग, हिंदी रूपांतरण है पाठ्यक्रम। पाठ्यक्रम इक्वल्स टू करिकुलम, करिकुलम इंग्लिश में और हिंदी में पाठ्यक्रम, ठीक है, जिसे बहुत सारे लोग पाठचर्या भी कहते हैं, ठीक है। तो और ये जो करिकुलम शब्द है ना अंग्रेजी का, ये कहां से आया? ये लैटिन भाषा के शब्द, है ना, अंग्रेजी इसका नाम था क्यूरेरे, लैटिन शब्द क्यूरेर, है ना, क्यूरेरे से लिया गया है। यानी पहले लैटिन भाषा इसका नाम था जिसमें था शब्द क्यूरेरे, वहां से इंग्लिश वालों ने चुराया, उसका नाम रखा करिकुलम, और करिकुलम को हिंदी में बदल के रखा गया क्या भाई? करिकुलम का पाठ्यक्रम पाठचर्या रहेगा हिंदी में ट्रांसलेशन, ठीक है। तो पहले क्यूरेरे,
क्यूरेरे से बना करिकुलम, और करिकुलम से क्या बना भाई, पाठचर्या बना, पाठ्यक्रम बना, है ना, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया आपको। ठीक है, अब जैसे कि हम बात करें कि क्यूरेरे शब्द जो लैटिन है, अब करिकुलम का अर्थ तो हम जान गए पाठचर्या, पर ये जो क्यूरेरे शब्द है उसका अर्थ क्या है, उसका अर्थ है दौड़ का मैदान, है ना, ग्राउंड, दौड़ने का मैदान। मैदान का अर्थ यहाँ पर पाठ्यक्रम है और दौड़ का अर्थ यहाँ पर छात्रों से, यानी उस पाठ्यक्रम में सिलेबस में कौन घूम फिर रहा है, भाग रहा है, दौड़ लगा रहे, तो विद्यार्थी। ठीक है, अब इसका अर्थ छात्रों द्वारा अनुभव में उनकी क्रियाओं से होता है। ये एग्जाम्पल क्यों लिया, ये उदाहरण क्यों लिया कि बच्चे जो है किस तरह से उसमें समाहित है, इन्वॉल्व है। ठीक है, तो ये आप जो देख पाए पाठ्यक्रम का अर्थ, ये क्या है, सिलेबस का मीनिंग, सिलेबस का अर्थ है, पाठ्यक्रम का अर्थ है। तो पाठचर्या शब्द जो है क्लियर हो गया ना। अब ये सब भूल जाओ, एक बेसिक सा अपने दिमाग में बता लो। सबसे पहले क्यूरेरे शब्द था लैटिन भाषा का, उस क्यूरेरे शब्द से निकला अंग्रेजी भाषा का करिकुलम, और उस अंग्रेजी भाषा के करिकुलम से निकला कौन सा शब्द, पाठ्यक्रम या पाठचर्या निकला, है ना। और क्यूरेरे का भी अर्थ क्या होता है, खेल का मैदान। जो लैटिन भाषा का क्यूरेरे शब्द है उसका मतलब होता है खेल का मैदान, और यहाँ पे मैदान का मतलब पाठ्यक्रम है और खेल का मतलब बच्चे से, छात्रों से। क्लियर हो गया पाठ्यक्रम या पाठचर्या, इसकी परिभाषा आपको। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, पाठचर्या के कोई 5 सिद्धांत बतलाइए। जो भी पाठचर्या पाठ्यक्रम होती है उसके 5 सिद्धांत, 5 प्रिंसिपल्स, है ना, उसके 5 सिद्धांत की मैं बात करनी है। तो पाठचर्या के 5 सिद्धांतों की अगर बात करें, पाठचर्या पाठ्यक्रम के 5 सिद्धांतों की बात करें, तो पहले तो आप यहाँ थ्योरी लिख दो। पहले थ्योरी लिखा, पाठचर्या के कोई 5 सिद्धांत लिखिए। तो पाठचर्या के कई महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनमें से कुछ प्रमुख 5 सिद्धांत निम्न दिए जा रहे हैं, ऐसा हम लिख सकते हैं, है ना। थ्योरी बना लीजिए 1.5-2 लाइन की, फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। नंबर 1, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला सिद्धांत, जो शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति करे। दूसरा, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या का सिद्धांत, जिसमें छात्र केंद्र हो। फिर जीवन से संबंधित होने का सिद्धांत, लाइफ से रिलेटेड कुछ हो, और व्यक्तिगत भिन्नताओं का सिद्धांत, और सहसंबंध का सिद्धांत। ये जो 5 सिद्धांत आप दे रहे हो, शिक्षा के उद्देश्य की पूर्ति के लिए, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या के लिए, फिर जीवन से संबंधित होने के लिए होने वाला सिद्धांत, और व्यक्तिगत भिन्नता यानी इंडिविजुअल लेवल पर जो डिफरेंस होंगे पर्सन टू पर्सन, इसका सिद्धांत, और सहसंबंध का सिद्धांत, एक दूसरे के साथ जो संबंध है, रिलेशन है, उसका सिद्धांत। तो ये 5 सिद्धांत जो आप देख पा रहे हो किसके हैं, पाठचर्या के, पाठ्यक्रम के हैं, सिलेबस के हैं, करिकुलम के हैं। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। अगला देखिए, अगला है पाठचर्या के मुख्य उपगामों का नाम लिखिए। जो पाठचर्या के मुख्य उपागम है उनका नाम लिखिए। तो पाठचर्या के अगर मुख्य उपागम की बात करें, वैसे तो पाठचर्या के कई उपागम है, ऐसा हम थ्योरी बनाएंगे, फिर उसमें से कुछ प्रमुख मुख्य उपागम जो है निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। क्लियर है, मतलब हर इसमें हमने 1.5-2 लाइन का चिपकाई दो थ्योरी। ठीक है, जो प्रश्न पूछे उसके हिसाब से, तो क्या आपकी थ्योरी बड़ी दिखेगी, है ना। और आपका मान लो शब्द सीमा में कुछ कम पड़ रहा है उत्तर लिखने में, तो ऊपर का 1.5-2 लाइन का थ्योरी है ना, वो कंप्लीट करेगा, थोड़ा सहायता करेगा, अच्छा भी दिखता है। ठीक, तो देखिए पाठचर्या के मुख्य उपागम जो है निम्नलिखित दिए जा रहे हैं। नंबर 1, व्यवहारिक तार्किक उपागम। नंबर 2, प्रणाली प्रबंधन उपागम। नंबर 3, बौद्धिक शैक्षिक उपागम। नंबर 4, मानवतावादी सौंदर्यालक उपागम। और नंबर 5, पूर्व संकल्पित उपागम। ठीक है, पूर्व संकल्पित उपागम। तो ये जो 5 देख पा रहे हो, ये सब पाठचर्या के मुख्य उपागम है। ये सब पाठचर्या के आप कह सकते हो भाग हैं, पार्ट हैं, जिन पर पाठचर्या कार्य करती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, आप इसको एकदम बढ़िया से रट लेंगे। व्यवहारिक तार्किक उपागम, उपागम तो लास्ट में लगाना ही है, तो व्यवहारिक और तार्किक, है ना, प्रणाली प्रबंधन, फिर बौद्धिक शैक्षिक। और ऐसा नहीं है कि ऊपर नीचे नहीं लिख सकते, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये चीजें होनी चाहिए, मानवतावादी और पूर्व संकलित। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए, अगला है कक्षा प्रबंधन का अर्थ लिखिए। ये जो क्लासरूम मैनेजमेंट होता है, कक्षा प्रबंधन, उसका अर्थ क्या है, उसका मीनिंग क्या है। तो अगर हम कक्षा प्रबंधन के अर्थ की बात करें, कक्षा प्रबंधन का हम मीनिंग की बात करें, तो भाई कक्षा प्रबंधन एक ऐसी संगठनात्मक क्रिया है। ये जो कक्षा प्रबंधन है एक ऐसी संगठनात्मक प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत विभिन्न व्यवस्थाओं के आधार पर, इसके अंडर में अलग अलग अरेंजमेंट, अलग अलग व्यवस्थाओं के आधार पर अलग अलग कार्य किए जाते हैं। इसके परिणाम स्वरूप आप देखोगे विभिन्न मूल्य जैसे कि मानवीय सम्मान, व्यक्तिगत एकता, स्व अनुदेशन तथा समूह समन्वयता का समावेश होता है। यानी कि जो क्लासरूम मैनेजमेंट है उसका मतलब क्या है, क्लासरूम मैनेजमेंट यानी कक्षा प्रबंधन का मतलब यह है कि एक ऐसी क्रिया है, ऐसी संगठनात्मक क्रिया, संगठनात्मक क्रिया, संगठन के साथ मिलकर करेंगे। क्लासरूम अकेले मैनेज नहीं किया जा सकता। जब तक टीचर रहेगा चलो मान लो कर लिया, टीचर जब जिस दिन नहीं रहेगा तब टीचर प्रिंसिपल के पास या कक्षा के बाहर किसी काम से जाएगा, तब क्या होगा, तब क्लासरूम कैसे मैनेजमेंट होगा, तब कैसे प्रबंधन होगा। तो ये कैसे होगा, ये किया जाएगा अलग अलग व्यवस्थाओं से। जैसे टीचर क्या करते हैं, किसी एक बच्चे को खड़ा होकर बोल देते हैं जो बात करेगा बोर्ड पे नाम लिखना। फिर या फिर टीचर क्या करता है, किसी को हेड गर्ल हेड बॉय बना देते हैं, कैप्टन बना देते हैं,
है ना, और वो क्या करते हैं, सबको चुप कराते हैं, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो ये चीजें रहती है। इसके परिणाम स्वरूप होता क्या है, रिजल्ट क्या मिलता है, इससे बच्चे जो है पुरानी जैसे और कैसी एकदम बेसिक चीजें, मोरल वैल्यूज वाली चीजें सीख पाएंगे, जैसे कि मानवीय सम्मान, व्यक्तिक एकता, स्व अनुदेशन। यानी अगर मान लो क्लास में किसी ने बोला अपने साथ पढ़ने वाले ने, और वो मॉनिटर है कि बात करेगा तो नाम लिख दूंगा, तो हमें डरना चाहिए, हमें सुनना चाहिए। तो ये गुण आ जाते हैं, है ना, आदेश पालन करने का, है ना, साथियों का सम्मान करने का, ये सब शामिल होता है। यानी कक्षा प्रबंधन में क्लासरूम ही मैनेज हो रही है, और इसके बेसिस पर ही बच्चे बहुत चीजें सीख रहे हैं, क्लासरूम मैनेजमेंट करते करते भी। क्लियर, कितना बड़ी बात है ना। नेक्स्ट देखिए, अगला सवाल देखिए कि भाई लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं, लक्ष्य एम टारगेट जो है वो कितने टाइप का होता है। तो लक्ष्य जो है कई प्रकार के होते हैं, उनमें से कुछ प्रकार या कुछ प्रमुख प्रकार, डायरेक्ट लिख दो, लक्ष्य के प्रकार निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, हाँ, कुछ प्रमुख क्या, यहाँ पर सारे प्रकार यहाँ डायरेक्टली दिए गए हैं, तो कुछ तो हम नहीं लिखेंगे डायरेक्टली सारे प्रकार। तो लक्ष्य के प्रकार जो यहाँ पर निम्नलिखित दिए जा रहे हैं, है ना। लक्ष्य के प्रकार कौन कौन से होंगे। नंबर 1, वैज्ञानिक उद्देश्य। वैज्ञानिक उद्देश्य हुआ किसी बार लक्ष्य का साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है, साइंटिफिक एम भी हो सकता है। फिर है व्यवहारिक उद्देश्य, पहला क्या है, वैज्ञानिक उद्देश्य, दूसरा क्या है भाई, पहला वैज्ञानिक उद्देश्य, दूसरा व्यवहारिक उद्देश्य, तीसरा सांस्कृतिक उद्देश्य, चौथा जो रहेगा वो रहेगा अनुशासनात्मक उद्देश्य, है ना, अनुशासनात्मक। फिर उसके बाद अवकाश के समय का सदुपयोग करना, फिर मानसिक शक्तियों तथा एवं चारित्रिक विकास, है ना। ये सब क्या है, ये सब लक्ष्य के प्रकार है, किसी भी चीज के जो लक्ष्य धारण किए जाते हैं इन्हीं के आधार पर धारण किया जाता है, ठीक है। वैज्ञानिक उद्देश्य, व्यवहारिक उद्देश्य, सांस्कृतिक उद्देश्य, अनुशासनात्मक उद्देश्य, अवकाश के समय का सदुपयोग करना, मानसिक शक्तियां एवं चारित्रिक विकास, ये सब किसमें शामिल है, ये सब लक्ष्य, यानी किसके प्रकार हैं, ये लक्ष्य के प्रकार है। तो लक्ष्य कितने प्रकार होते हैं, तो ये प्रकार होते हैं। जरूरी नहीं है कि आप ऑर्डर में लिखो, सीक्वेंस इधर उधर कर सकते हो, कुछ बदलाव कुछ चेंजेस कर भी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ध्यान रखिएगा। क्लियर है, समझ गया लक्ष्य कितने प्रकार के होते हैं। चलिए तो आगे बढ़े। नेक्स्ट देखिए भाई, अगला सवाल, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों का एकदम डिटेल में विस्तृत वर्णन कीजिए। पाठ्यक्रम निर्माण जब करते हैं तो किन किन सिद्धांतों का, किन किन प्रिंसिपल का, किन किन बातों का ध्यान रखते हैं, या पाठ्यक्रम निर्माण जब करेंगे तो उसका बेस क्या होगा, सिद्धांत क्या होगा, है ना। तो पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांतों की बात अगर करें तो भाई पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ करिकुलम कंस्ट्रक्शन, करिकुलम कंस्ट्रक्शन यानी पाठ्यक्रम बनाते वक्त कौन से सिद्धांत प्रिंसिपल्स ध्यान में रखने होते हैं। नंबर 1, शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति होनी चाहिए, पाठ्यक्रम ऐसा हो जो शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करे, उसका सिद्धांत। तो पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति करने वाला सिद्धांत। दूसरा, छात्र केंद्रित पाठ्यचर्या का सिद्धांत, यानी ये पाठ्यचर्या ऐसी बने, सिलेबस ऐसा बने जिसमें केंद्र में कौन हो, छात्र हो, यानी सेंट्रल में स्टूडेंट को रखा जाए। और क्या, जीवन से संबंधित होने वाला सिद्धांत, लाइफ से रिलेटेड जो सिद्धांत होगा, प्रिंसिपल होंगे वो भी, है ना, जीवन से संबंधित होने वाला सिद्धांत। सामुदायिक जीवन से संबंध का सिद्धांत, है ना, जो सामुदायिक जीवन होता है उससे संबंध का सिद्धांत। फिर क्रियाशीलता को प्रेरित करने का सिद्धांत, जो क्रियाशीलता होती है, एक्टिवनेस होगी, उससे संबंधित, उसको प्रेरित, उसको मोटिवेट करने का सिद्धांत। फिर सृजनात्मक एवं रचनात्मक, है ना, यानी कि आप क्रिएटिव, है ना, इसमें क्रिएटिव शक्तियों का भी प्रभाव, यानी कि कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी भी आनी चाहिए, कुछ नयापन भी होना चाहिए, ठीक है। ये सारे सिद्धांत, यानी जब भी पाठ्यक्रम बनाएंगे तो इन सब टाइप के प्रिंसिपल का, इन सब बातों का, इन सब सिद्धांतों का ध्यान रखेंगे। यानी जब कोई सिलेबस बने तो सिलेबस कैसा हो, वो शिक्षा के उद्देश्य को पूरा करे। सिलेबस कैसा हो, वो छात्र को केंद्र में रखकर बनाया जाए। वो सिलेबस कैसा हो, वो हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड हो, जीवन से संबंधित होने वाला हो, है ना। नहीं तो पता चला जो पढ़ रहे हो जीवन में कभी काम ही नहीं आ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक। सामुदायिक जीवन संबंधित, यानी समाज वगैरह से भी संबंधित होना चाहिए वो सिलेबस, पाठ्यक्रम। क्रियाशीलता को प्रेरित करे, यानी एक्टिव होना, काम करना, क्रियाशील रहना, कुछ ना कुछ कार्य करते रहना, इसको प्रेरित करने वाला सिद्धांत होना चाहिए। फिर सृजनात्मक एवं रचनात्मक शक्तियों के प्रभाव का सिद्धांत, यानी कि क्रिएटिव, एक पूरी तरह से इंटरेस्टिंग, एक नया तरीका ट्राई करना, यानी कुछ नयापन हो, जो भी पाठ्यक्रम बने नए तरीके से बनाया जाए, हर बार एक जैसा ना बनाया जाए, ठीक। तो ये सब सिद्धांत, ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो किए जाते हैं जब पाठ्यचर्या का निर्माण किया जाता है, पाठ्यक्रम का निर्माण किया जाता है, जब सिलेबस वगैरह बनाते हैं, करिकुलम बनाते हैं, ठीक। नेक्स्ट अगला देखिए भाई, अगला सवाल है, बचपन के प्रारंभिक वर्षों में, जब बचपन का शुरुआत होता है ना, यानी वो 5 से लेकर 12 के बीच में, तो 5, 6, 7, है ना, तो बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को भाषा सीखने के लिए कौन कौन से प्रयास करना चाहिए। बचपन का जब शुरुआत होता है तो जब भाषा सिखाई जाती है बच्चों को, क्योंकि बचपन की शुरुआत में शैशवावस्था में भाषा बोलता नहीं बच्चा अच्छे से, तो जब बचपन आ जाता है, यानी 5 साल के हो जाते हैं, तो उस समय बच्चों को जो भाषा सीखनी होती है, 4-5 साल की उम्र, 3-4-5 साल जो उम्र होती है, उस उम्र में बच्चों को जो भाषा सीखनी रहती है प्रारंभिक बचपन में, उसमें भाषा सीखने के लिए क्या क्या काम करने हैं। यानी सिंपल, अगर किसी बच्चे को बोलना सीखना है, कोई लैंग्वेज, कोई भाषा सीखनी है, तो उसे कौन कौन सा ट्राई करना चाहिए, क्या क्या प्रयास करने चाहिए, उसकी बात करेंगे, ठीक है।
तो पहले देखो वही क्वेश्चन उठा के थ्योरी छाप दी कि बचपन के प्रारंभिक वर्षों में बच्चों को सिखाने के लिए निम्नलिखित प्रयास करने चाहिए। कौन से प्रयास? नंबर 1, भाषा को सीखने के लिए बच्चों को मनोवैज्ञानिक चीजों को ध्यान देना चाहिए। मनोवैज्ञानिक घटक जैसे कि भाई जिज्ञासा, अनुकरण, अभ्यास संबंधित घटकों का ज्ञान होना आवश्यक है। यानी कि कोई भाषा अगर सीखनी है तो उस भाषा को सीखने के लिए बच्चों को साइकोलॉजिकल यानी कि मनोवैज्ञानिक घटक यानी साइकोलॉजिकल कुछ फैक्टर्स, साइकोलॉजिकल कुछ फैक्ट्स जो ध्यान में रखने पड़ेंगे, जैसे कि जिज्ञासा यानी क्यूरियोसिटी होनी चाहिए भाषा को सीखने में, यानी मन ही नहीं आधे मन से सीख रहे, कैसे ढंग से सीख पाएंगे। फिर अनुकरण करना, फॉलो करना, यानी कोई भाषा बोल रहा है तो उस भाषा पे नजर रखना, अनुकरण रखना, उसको अब कैसे तो कॉपी करना, सेम दोहराना। फिर प्रैक्टिस करना, अनुभव करना, है ना, बार बार उसका अभ्यास करना, ये सब करना रहेगा। फिर और क्या, बालक भाषा अर्जित करने के दूसरा क्या ट्राई कर सकता है और चीज, बालक भाषा अर्जित करने की सहन शक्ति को लेकर जन्म लेता है। बच्चा जो होता है, बालक जो होता है, वो भाषा सीखने का जो गुण होता है, भाषा सीखने के लिए जो चीजें सहनी पड़ती है, जो झेलना पड़ता है, उसको जन्म से लेकर पैदा होता है, कोई दिक्कत नहीं उसको। तो बालक भाषा अर्जित करने की सहन शक्तियों को जन्म लेकर पैदा होता है ना, उसी को लेकर पैदा होता है। फिर भाषा सीखने के लिए बच्चों में जिज्ञासी प्रवृत्ति को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि अगर बच्चे को अगर आप जिज्ञासु नहीं बनाएंगे, यानी इसको आप कह सकते हो कि बहुत ज्यादा वो जिज्ञासु यानी क्यूरियस नहीं बनाओगे, क्यूरियस शब्द, ठीक है, वो शब्द मुझे मिल नहीं रहा था अंग्रेजी में क्या बोलेंगे, तो बहुत ज्यादा जिज्ञासु मतलब क्यूरियस, क्यूरियोसिटी जिसे कहते हैं ना, जिज्ञासु, क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। तो किसी बच्चे को हमें जिज्ञासु प्रवृत्ति का बनाना चाहिए, यानी बच्चा कोई सवाल पूछा, कैसे बनेगा? जिज्ञासु का मतलब क्या होता है? जो बार बार सवाल पूछे, चीजें जानने की कोशिश करे। क्या होता है, कोई बच्चा कुछ जानने की कोशिश करा, अपने टीचर से पूछा या माँ बाप से पूछा, तो माँ बाप और टीचर ने डांट दिया, क्या फालतू सवाल पूछता है। अब बच्चा जिज्ञासु नहीं रहेगा, अब बच्चे का मन खराब हो गया, अब बच्चा कभी भी कोई सवाल ही नहीं पूछेगा। पर अगर आप बच्चे के सवाल का जवाब देते जाओ तो बच्चे को बड़ा इंटरेस्ट आने लगता है, बच्चा और नए सवाल पूछता है और नई चीजें पूछता है, इससे बच्चा और जिज्ञासु बनता है, बच्चे का और समग्र विकास होता है और बढ़िया से विकास होता है। ठीक, बच्चों को समय समय पर नई वस्तुओं को दिखाना कि भाई ये वस्तु इस चीज की, इस भाषा में उसका नाम, फिर जिससे कि वे प्रतिक्रियाएं कर सके। ठीक है, यानी अब अपनी भाषा में तो हमने गाड़ी देखी है, पर दूसरे भाषा में गाड़ी को क्या बोलते होंगे, वाहन को क्या बोलते होंगे, उसके सामने बार बार ऐसा वाहन दिखाना है, कुछ चीजें दिखाना। यानी क्या कह सकते हो कि बच्चों को समय समय पर नए वस्तुओं को अवगत कराना चाहिए, नए वस्तु से उन्हें दिखाना चाहिए, जिससे होगा क्या, वे बच्चे रिएक्ट कर पाएंगे, प्रतिक्रिया दे पाएंगे कि वो चीज है क्या, वो जानते नहीं जानते, अनजान है, या उसको अपने हिसाब से ढाल लेंगे, ये सारी चीजें। ठीक, नेक्स्ट आगे बढ़े, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल भाई, उससे पहले हमारी इकाई चालू होती है चौथी, तीसरी इकाई खत्म, ये हमारी चौथी इकाई है। ठीक है, इस चौथी इकाई के प्रश्नों को देखेंगे, ये हमारी अंतिम इकाई होगी। बच्चों के प्रगति का आकलन, यानी बच्चों की जो प्रगति, प्रोग्रेस हो रही है, उसको कैसे इवेल्युएट करेंगे, कैसे आंकेंगे कि प्रगति हो रही कि नहीं हो रही, तो कितनी हो रही, ये सब जांचना है ना, इस इकाई पर ये रहेगा। चलिए, तो बात करेंगे इकाई 4, इसका नाम है बच्चों की प्रगति का आकलन, और इस पर अंक आवंटित है कुल 15। इकाई 1 और 2 जो थे उस पर अंक आवंटित थे 20-20, यानी कि 40 हो गए, और इकाई 3-4 पर रहेंगे 15-15, यानी कि 30, 40 और 30 70 हो गए। तो इस प्रकार 70 अंकों की इकाई रहती है पूरी, मतलब पूरा ये विषय रहता है। ठीक है, तो ये चौथी इकाई जिसका नाम है बच्चों की प्रगति का आकलन, बच्चों की जो प्रगति हो रही है उसका आकलन, इवोल्यूशन करेंगे कैसे, कैसे मापेंगे, जांचेंगे। ठीक है, तो पहला सवाल देखिए, आकलन की कोई 5 विशेषताएं बतलाइए। पहले तो भाई आकलन की खासियत क्या होती है, यानी जब हम आकलन करते हैं, यानी नापते हैं, बच्चे का टेस्ट वगैरह लेते हैं, जांचते हैं कि कितना सीखा कितना नहीं सीखा, इसको आकलन बोलते हैं। तो इस आकलन की कुछ खासियतें होती हैं, कुछ विशेषताएं होती है। क्या? वैसे आकलन की कई विशेषताएं हैं, उनमें से कुछ प्रमुख या कुछ अप्रमुख 5 विशेषताएं निम्नलिखित दी जा रही हैं। ऐसा आप थ्योरी लिखो ना, पहले 2 लाइन का बनाओ। ठीक है, नंबर 1, आकलन सीखने का साधन है, आकलन से ही सीखते हैं। अगर मान लो मैंने बच्चों को कुछ पढ़ाया और फिर मैं बाद में कमेंट्स पढ़ रहा हूं तो बच्चों ने बोला कि सर समझ ही नहीं आया, तो फिर मैं दूसरे तरीके से पढ़ाऊंगा, तो मैं सीख गया ना कैसे नहीं पढ़ाना है और कैसे नया तरीके से पढ़ाना, ये तरीका होता है। तो आकलन से जो है वो सीखने का साधन है, आकलन से सीखा जा सकता है। और क्या, इससे उन कठिनाइयों के बारे में पता लग जाता है, आकलन से उन कठिनाइयों के बारे में पता चलता है भाई जो सीखने में रुकावट पैदा करते हैं। ठीक है, आकलन से आकलन करने जाएंगे, पता चल जाएगा कि यार बार बार इसी सवाल में बच्चे परेशान हो रहे हैं, बार बार सबसे यही सवाल गलत हो रहा है, तो टीचर को पता चल जाएगा कहां बाधा है ना, किस मेथड में बाधा है, टीचर को पता चल जाता है। तो आकलन से कठिनाइयों का पता लग जाता है जो सीखने में क्या होते हैं, बाधक होते हैं। जो भी तत्व सीखने में बाधक है, रुकावट है, उसका पता कैसे चलता है, आकलन से। और क्या, आकलन अभ्यास एवं क्षमता प्राप्ति के पर्याप्त अवसर प्रदान करता है। आकलन क्या करता है भाई, वो अभ्यास करने के लिए, प्रैक्टिस करने के और क्षमता प्राप्ति के लिए, यानी उसके कैपेबल बनना,
आकलन करने से क्या होता है कि आप किसी चीज का बार बार अभ्यास, ठीक है, किसका आकलन करोगे तो प्रैक्टिस होगी, यानी कॉपियां चेक करोगे, रिपोर्ट्स देखोगे, उस व्यक्ति का परफॉर्मेंस देखोगे, छात्र का, बालक का, इससे क्या होगा, आपको अनुभव आएगा। इससे आप भाई क्या होंगे, अच्छे से अभ्यास करेंगे, बार बार दोहराएंगे चीजों को, बार बार वही चीज चेक करेंगे, समझ में आ जाएगा किस बच्चे ने क्या सीखा क्या नहीं, किस बच्चे ने क्या गलती क्या नहीं, किस बच्चे में क्या कमी है क्या नहीं, ये सब पता चल जाएगा। ये सब आकलन से तो फायदा होता है। अगर टीचर आकलन नहीं करे, टेस्ट ही ना ले, इवैल्यूएशन ही ना करे, तो पता कैसे चलेगा टीचर को कि बच्चे किस फील्ड में फेल हो रहे हैं, बच्चे किस टॉपिक्स में, किस यूनिट्स को नहीं बना पा रहे हैं, ऐसा रहेगा। फिर इससे छात्रों को रटने से मुक्ति मिल जाती है, इससे छात्र रटेंगे नहीं, है ना। आकलन करने से छात्रों को रटने से मुक्ति मिलती है, क्योंकि जब छात्र को पता है कि आकलन होगा फिर उसे सुधारा जाएगा, तो हम क्यों रटे, जो आता अपने मन से पहले उसको लिखे जितना भी हो सके, ठीक। इसमें परीक्षाओं की जो दर होती है वो अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें भाई आकलन करोगे तो इसमें क्या आपको अलग से कोई खर्चा वर्चा नहीं आने वाला, अलग से बहुत ज्यादा समय नहीं जाएगा, ठीक है। आकलन करने में होता क्या है, आपने 10 बार टेस्ट ली, ठीक है, और हर बार टेस्ट बांट दी, फिर एक दिन आप बैठे 10 टेस्ट को, हर विषय के मतलब बच्चे का 10 टेस्ट का मार्क्स देख रहे हैं आप, तो पता चलेगा कि ये बच्चे ने लगातार 10 में से शुरू के 5 टेस्ट में कुछ नहीं पढ़ा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे इसके नंबर बढ़ने लगे। फिर आप देखोगे कुछ बच्चा पहले के शुरुआत के टेस्ट में बहुत अच्छा मार्क्स लाया आउट ऑफ, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे टेस्ट होने लगी आगे आगे उसके मार्क्स कम होते गए। ये समझ में आ जाएगा कि ये बच्चे की पढ़ाई धीरे धीरे कम हुई है, ये बच्चे की पढ़ाई बढ़ी है। तो इससे होता क्या है कि आकलन से पता चल जाता है कि बच्चा जो है पूरी तरह से जो सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। इससे बच्चे क्या होते हैं, जो भी अलग उनके ऊपर दबाव बोझ होता है ना परीक्षा का, कि इसी परीक्षा में सब कुछ अच्छा करना है, वो थोड़ा हट जाता है, ठीक है, क्लियर। चलिए नेक्स्ट अगला सवाल देखिए, स्वाभाविक अवलोकन विधि का क्या महत्व है। पहले तो स्वाभाविक अवलोकन विधि होती क्या है, ठीक है भाई। स्वाभाविक अवलोकन विधि क्या होती है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति, समाज में रहने वाले व्यक्ति एक दूसरे से आपस में संपर्क करते हैं, जानकारियों का आदान प्रदान करते हैं। तो अगर इसकी विशेषता की बात करें तो भाई इसमें होता क्या है कि स्वाभाविक अवलोकन विधि द्वारा प्रत्यय, संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। जो सामाजिक फैक्टर्स हैं, जो तथ्य हैं, उन सबको इकट्ठा किया जाता है, जो समाज में चीजें चल रही हैं। यह विधि अधिक विश्वसनीय भी होती है, बहुत ज्यादा ये क्या है, भरोसेमंद है, विश्वसनीय है, क्योंकि इससे भाई समस्या का, घटना का एक उसके स्वाभाविक रूप से अध्ययन किया जाता है, यानी घटना कैसी घटी है कैसी नहीं, स्वाभाविक रूप से उसका अध्ययन करते हैं। इसीलिए इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष अधिक विश्वसनीय होंगे, यानी ऐसा करेंगे तो इससे जो रिजल्ट आएगा उस पर ज्यादा भरोसा दिखाया जा सकता है। यानी अगर बात करें स्वाभाविक अवलोकन विधि का महत्व क्या है, तो स्वाभाविक अवलोकन विधि में होता क्या है, इसमें प्रत्येक व्यक्ति, संपर्क और सामाजिक तथ्यों का संग्रहण किया जाता है। यानी इसमें प्रत्यय और सामाजिक जो चीजें होंगी उसको इकट्ठा करके संग्रहण कर देंगे, ठीक है। यह विधि बहुत ज्यादा क्या होती है भाई, आप कह सकते हो प्रभावी, है ना, बहुत ज्यादा प्रभाविक है। इससे भाई इसमें कोई जितनी भी प्रकार की समस्या है उनका निराकरण किया जा सकता है, किस माध्यम से, स्वाभाविक अवलोकन विधि से, ठीक है। स्वाभाविक अवलोकन, स्वाभाविक मतलब यहां पर आप देखो नेचुरल बोल सकते हो, ठीक है। अगला सवाल, इवैल्यूएशन हो गया, अवलोकन हो गया, अब बात करेंगे मूल्यांकन। ये भी भाई वैसा ही है, मूल्यांकन किसे कहेंगे, चेकिंग होती है ना, चेक करना, उसे मूल्यांकन कहते हैं। तो मूल्यांकन की विशेषता क्या है, मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन क्या होता है, वगैरह वगैरह ध्यान रखिएगा। पर यहाँ पर सवाल है मूल्यांकन से आप क्या समझते हैं, मूल्यांकन की परिभाषा। तो देखो, हर छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा लाए गए परिवर्तन के विषय में प्रमाण जांचना। अब हमने बच्चों को पूरा सिलेबस पढ़ा दिया, ठीक है, अब मैं आपको डीएलएड पढ़ा रहा हूं मान लो, ठीक है, अब डीएलएड पढ़ा रहा हूं तो आपका रिजल्ट बताएगा ना कि मैंने आपको ढंग से पढ़ा पाया कि नहीं पढ़ा पाया, ठीक है। इस चैनल पर पढ़ के जो आपने मैराथन लेक्चर अभी देखे, इससे आप जो परीक्षा दोगे उससे आपका रिजल्ट आएगा। तो आपका जो रिजल्ट आएगा, आपका जो परसेंटेज आएगा, वो प्रूफ कर देगा कि भाई हम जो सिखाना चाहते हैं वो सिखा पाए हैं, ठीक है। तो मूल्यांकन करता यही है। मूल्यांकन में होता क्या है कि भाई छात्रों के व्यवहार में स्कूल जो परिवर्तन लाता है। अब छात्र आया कैसा था एडमिशन से पहले, पर जब हमारे एडमिशन हुआ, साल भर पढ़ा, तो हमने बच्चे में कुछ चेंज लाए, यही तो मूल्यांकन है ना। हमारा जो फाइनल मार्कशीट दिखा जाता है उसमें हमने 90% लाए, तो हमारे माँ बाप समझते हैं कि हमारा बच्चा स्कूल गया, स्कूल वाले बहुत अच्छा पढ़ा और बच्चे ने 90% लाया। तो मूल्यांकन एक्चुअल में है क्या, मूल्यांकन जो है भाई वो किसी भी, आप कह सकते हो कि मूल्यांकन जो है किसी भी स्कूल में, किसी विद्यालय में बच्चे के जीवन में, बच्चे की शिक्षा में, बच्चे के पढ़ाई के स्तर में जो परिवर्तन लाते हैं उसे ही मूल्यांकन कहते हैं, ठीक है। फिर अब ये पता कैसे चलेगा, अब मैंने, स्कूल वाले बोल दे रहे हैं आपका बच्चा बहुत होशियार है, मान लेंगे पेरेंट्स, नहीं, वो प्रूफ दिखाना पड़ेगा होशियारी का। तो होशियारी का प्रूफ कैसे दिखेगा, टेस्ट के मार्क्स, जो परीक्षा ली गई होंगी उसका मार्क्स, है ना, एग्जाम का रिजल्ट, ये सब बताएगा। तो जो भी परिवर्तन लाया गया है विद्यालय द्वारा छात्र के व्यवहार में,
उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको साबित करने के लिए भाई क्या, उसको साबित करने के लिए जो भाई प्रमाण लगेंगे, जो सबूत लगेंगे, है ना, और उसकी व्याख्या करने की जो प्रक्रिया होगी वही मूल्यांकन है, उसे बतलाने की प्रक्रिया कि हमने ये किया, हमने वो किया, ये सिखाया गया, ये गलत किया, यही सब क्या कहलाएगा भाई, मूल्यांकन कहलाएगा। ठीक, फिर इसमें उनका विकास किसी सीमा तक हुआ एवं विकास से बाधक तो कौन से थे, यानी इससे भी पता चल जाएगा, पहले तो ये पता चल जाएगा बच्चा सीखा है कि नहीं सीखा है मूल्यांकन से, दूसरा कि बच्चा कितना सीखा है ये पता चल जाएगा, है ना, कि भाई कितना सीखा हुआ है और उसके सीखने में कौन सी चीजें बाधक बन रही हैं या बन रही थी, सीखने में क्या रुकावट आ रही थी। ठीक है, ये सब चीजें सीख जाते हैं किससे, मूल्यांकन से। तो मूल्यांकन का महत्व इतना ज्यादा है, आप ये देखो ये सब भाई मूल्यांकन में शामिल है। ठीक है ना, मूल्यांकन में क्या, छात्रों के व्यवहार में विद्यालय द्वारा किए गए परिवर्तन, है ना, उस परिवर्तन को सबके समक्ष रखना, है ना, उसको प्रूफ करना, यही क्या है भाई, मूल्यांकन है। ये मूल्यांकन है क्या भाई, एक ऐसी प्रक्रिया है, मूल्यांकन जो ऐसी प्रक्रिया है जिससे बच्चे का विकास किस हद तक, किस सीमा तक कितना हुआ है ये पता चल जाता है इसी से मदद से, है ना। तो यही भाई है मूल्यांकन। आगे बढ़े, नेक्स्ट अगला देखिए, प्रतिवेदन की विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। प्रतिवेदन किसे कहते हैं, ठीक है, प्रतिवेदन है क्या, तो जो प्रतिवेदन है उसकी कुछ खासियतें होती हैं, उसकी कुछ विशेषता है। प्रतिवेदन की विशेषताओं की अगर बात करें तो प्रतिवेदन मतलब आप रिपोर्ट समझ लो ना, प्रतिवेदन मतलब क्या, रिपोर्ट, इसे रिपोर्ट कहते हैं प्रतिवेदन को अंग्रेजी में, न्यूज़पेपर में रिपोर्ट पढ़ते हो ना, वही 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 रिपोर्ट, ठीक है ना, प्रतिवेदन। ठीक, तो देखिए प्रतिवेदन की बात अगर करें तो प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की बातें लिखी जाती हैं, किसी भी घटना, किसी भी इंसिडेंट की जो मुख्य बातें होती हैं उसे ही तो रिपोर्ट में लिखा जाता है। आप न्यूज़पेपर की रिपोर्ट पढ़ते हो क्या दिखता है, ट्रक जो है धीरे धीमे सहमे हुए आ रहा था, हवा को चीरते हुए बढ़ रहा था, ट्रक लाल कलर का था, नागिन जैसे लहरा के चल रहा था, अचानक से सामने आ गया और बाइक वाला, और बाइक का चक्का गोल गोल घूम रहा था, ऐसा कुछ बताते हैं क्या, नहीं, डायरेक्ट एक सड़क से एक तरफ से ट्रक आ रही थी, दूसरी तरफ से बाइक, और भीषण टक्कर हुई जिसमें बाइक वाले की मृत्यु हो गई। ये क्या है, घटना का, है ना, तो घटना का एक कह सकते हो आप डिस्क्रिप्शन है। तो प्रतिवेदन यानी कि रिपोर्ट है क्या, प्रतिवेदन में किसी घटना या प्रसंग की मुख्य बातें लिखी जाती है, मेन बातें लिखी जाती है, डिटेल में नहीं। दूसरा, प्रतिवेदन में बातें एक क्रम में लिखी जाती है, यानी पहले ये घटना हुई, फिर ये घटना हुई, पहले लिख देंगे क्या कि आदमी की मृत्यु, पहले लिखेंगे ट्रक आ रहा था, फिर ट्रक टकराया, टकराने से फिर बाइक पर सवार गिरा, गिरने से सर उसका जमीन पर टकरा के सर फट गया और उसकी मृत्यु हो गई, आगे अस्पताल ले जाते हुए, यानी सीक्वेंस रहता है। तो प्रतिवेदन में पूरा एक रिपोर्ट में एक सीक्वेंस रहता है, क्रम में, है ना, एक ही क्रम में लिखेंगे, इधर उधर कुछ नहीं। स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की विशेषता है, यानी कि क्लियर होना चाहिए, स्पष्ट होना चाहिए, साफ सुथरा। एक रिपोर्ट की खासियत ये होती है कि उसमें कंफ्यूजिंग कुछ नहीं होता, एकदम क्लियर, साफ, स्पष्ट होना चाहिए। ठीक, और क्या, इसमें प्रतिवेदन पक्षपात, कल्पना और भावना रहित होता है। प्रतिवेदन जो रिपोर्ट होती है इसमें किसी का पक्षपात नहीं करते। मान लो मैं गया, मैं किसी पर्टिकुलर पार्टी को फेवर करता हूं या किसी धर्म को फेवर करता हूं, और वहां पर कुछ घटना हो गई और मैं उसकी रिपोर्ट बना रहा हूं, तो मैं तो अपने जाति या धर्म को फेवर करूंगा, अपनी पॉलिटिकल पार्टी को फेवर करूंगा, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये गलत प्रतिवेदन है, गलत रिपोर्टिंग है। ठीक है, तो प्रतिवेदन में कोई पक्षपात, किसी का साइड नहीं लेते हैं, कोई इमेजिनेशन, कल्पना और भावना रहित होता है। क्यों इमेजिनेशन नहीं होगी, क्योंकि भाई जो घटना घटी है उस घटना को ज्यों का त्यों बताना, यही है ना, इसमें आप इमेजिनेशन नहीं कर सकते ना, इसमें अपने मन से कुछ भी नहीं डाल सकते कि अपने मन से ये घटना हुई थी, ऐसा नहीं डाल सकते। ठीक है, प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती है, प्रतिवेदन एकदम शुद्ध भाषा में नहीं होता, ये लिटरेचर वाली भाषा में नहीं होता, ध्यान रखना है ना, यह सरल और रोचक होता है, बहुत ज्यादा सरल, इजी और इंटरेस्टिंग होता है प्रतिवेदन रिपोर्ट, है ना, इसको पढ़ के मजा आए, मसाले जैसा फील हो, इसे प्रतिवेदन कहते हैं। प्रतिवेदन मतलब रिपोर्ट, क्लियर हो गया। प्रतिवेदन की बातें, इसमें सिर्फ मुख्य बातें लिखी जाएंगी, इसमें बातों को एक क्रम में लिखा जाएगा, इसमें भाई स्पष्टता होगी, है ना, स्पष्टता एक अच्छे प्रतिवेदन की क्या है भाई, आप कह सकते हो निशानी है। इसमें ना कोई पक्षपात होगा, ना ही कोई कल्पना और कोई भावना वाली चीजें नहीं रहेंगी यहाँ पर। और क्या, प्रतिवेदन की भाषा साहित्यिक नहीं होती, याद रखना, इसमें किताब लिखने वाली भाषा नहीं इस्तेमाल करते, है ना। न्यूज़पेपर की भाषा देखो और एक हिंदी किताब की भाषा अलग अलग मिलेगी आपको। ठीक है, यह सरल और रोचक होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होती है और इजी। अगला सवाल, रेटिंग स्केल क्या है, रेटिंग स्केल किसे कहते हैं, स्केल तो समझता है ना आपको, स्केल पट्टी, है ना, तो स्केल, रेटिंग स्केल क्या है, देखो कोई भी टीचर, कोई भी अध्यापक ये चाहता है कि उसका छात्र जो है सीखने की प्रक्रिया, अधिगम यानी लर्निंग की जो प्रोसेस होती है उस प्रक्रिया में कुशल पूर्वक संपन्न हुआ है कि नहीं, जांचने के लिए बच्चे को जो सिखाया गया है, बच्चा उस सीखो को बहुत अच्छे से सीखा है कि नहीं, उस प्रक्रिया को, उस चीजों को ढंग से सीखा है कि नहीं। तो अध्यापक चाहते हैं कि छात्रों में अधिगम की प्रक्रिया,
कुशलता पूर्वक संपन्न हुआ है कि नहीं हुआ है, बच्चों ने कितना सीखा कितना नहीं सीखा है, कितने होमवर्क किए नहीं किए, बच्चों को हम बताना चाहते हैं उन्होंने कितने पाठ कविताएं याद किए नहीं किए, ये अध्यापकों के कार्यों का मूल्यांकन करके एक एक मानक मापदंड तैयार करता है। यानी टीचर करता क्या है कि कौन सा बच्चा होमवर्क करता है कि नहीं, गृह कार्य बनाता है कि नहीं, कौन सा बच्चा जो है सही ढंग से क्लास में शांत रहता है कि नहीं है, दूसरों का सम्मान करता है कि नहीं, यानी सबकी हरकतों का रिकॉर्ड रखना। ठीक है, इससे रिकॉर्ड रखना है ना, इससे रिकॉर्ड रखा पता चलेगा कि भाई ये व्यक्ति जो है, अब मान लो सबको आपने देखा होगा ना कई बार किसी चीज का रिव्यू करते हैं तो रिव्यू में नहीं स्टार देते हैं, इस मूवी को मैं दूंगा 5 में से 4 स्टार सिर्फ, या इसको दूंगा सिर्फ, रेटिंग देते हैं हम, कई बार रेटिंग्स वगैरह भी देखते हैं। तो इसमें यही बताया है कि रेटिंग स्केल है क्या एक्चुअल में, इसमें होता क्या है कि जो भी चीज सिखाई गई है बच्चे को, जो भी चीज बताया गया है, तो वो चीज बच्चे ने सही ढंग से सीखी है कि नहीं सीखी है, ये जांचना, ये मापना, यही क्या कहलाता है भाई, रेटिंग स्केल किया जाएगा। और वो रेटिंग स्केल तैयार की जाएगी, अगर पूरा पूरा सीख लिया तो पूरा फुल स्केल यानी 5 में से 5 नंबर, है ना। अगर कोई बच्चे को जो सिखा रहे हो पूरा नहीं सीखा, थोड़ा कम सीखा, तो 5 में से 4 नंबर, जो आधा ही सीखा चीज आधा नहीं, 5 में से 2.5 3 ऐसा कुछ, है ना। तो भाई इसमें होता क्या है रेटिंग स्केल में, उन्हें वो सर्वोत्तम, उत्तम और औसत, खराब, बहुत खराब देकर अंक प्रदान करते हैं, इसे रेटिंग स्केल बोलते हैं। उनके गुणों का पता लगाया जाता है। जब कोई कंपटीशन होता है तो जो रिजल्ट डिक्लेयर किया जाता है हर इसका ना, और उसकी खासियतें और उसकी बुराई, उसकी कमियां बताई जाती हैं, तो यही रेटिंग स्केल होता है, और उस कैटेगरी के हिसाब से बांट देते हैं। ठीक है, उसे रेटिंग स्केल कहते हैं। रेटिंग स्केल या निर्धारण मापी कहते हैं। रेटिंग स्केल को निर्धारण बोलते हैं, पहला नाम क्या है इसका, निर्धारण, और दूसरा नाम क्या है, मापी। ऐसे वो बोल सकता है निर्धारण मापी, है ना, ऐसा बोल सकते हो रेटिंग स्केल का। ये जो रेटिंग शब्द है ये रेट शब्द से उत्पन्न हुआ है, जिसका अर्थ होता है मूल्य निर्धारण करना, नाम ही है भाई, है ना। रेटिंग शब्द, स्केल 5, वो आपने रेटिंग स्केल, रेटिंग स्केल का मतलब तो समझ गए होंगे, 5 में से कितने स्टार देना, 10 में से कितने नंबर देना, ये सब रेटिंग स्केल है। इसमें होता क्या है, इसमें कैटेगरी बनाई जाती है, सबसे बेस्ट, फिर उससे बेटर, है ना, सर्वोत्तम, उत्तम, फिर औसत, एवरेज, है ना, खराब, ये सारी चीजें, यानी अलग अलग गुणों के हिसाब से अलग अलग छात्र को अलग अलग चीज में बांट देना, अलग अलग कह सकते हो ग्रुप में, यही है क्या, रेटिंग स्केल। नेक्स्ट अगला देखिए, अभिभावक शिक्षक संघ की असफलता कारण, पेरेंट टीचर जो कम्युनिटी होती है वो फेल क्यों हो जाती है। ठीक है, ये हर स्कूल में होता क्या है कि जो अभिभावक पेरेंट्स होते हैं और जो टीचर होता है ना, शिक्षक होता है, उनके बीच के कमेटी बना होता है, पर ये कमेटी फेल हो जाती है, ये कमेटी उतने ढंग से काम कर नहीं पाती। इसका कारण क्या है, असफलता के कारण। तो अभिभावक शिक्षक संघ या पालक शिक्षक संघ जो है, इसकी असफलता के कई कारण हैं, उनमें से कुछ प्रमुख कारण नीचे दिए जा रहे हैं, पहले थोड़ी बना लो। ठीक है, तो अभिभावक शिक्षक संघ की असफलता के कई कारणों में से कुछ प्रमुख कारण नीचे दिए जा रहे हैं। नंबर 1, शिक्षक अभिभावक के प्रति प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपेक्षा। शिक्षक जो है वो अभिभावकों के प्रति क्या होता है, प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपेक्षा की जाती है। यानी कई बार अभिभावक यानी पेरेंट जो होते हैं वो टीचर्स को उतना उपेक्षा करते हैं, उनका उतना वैल्यू नहीं देते, सीधा प्रिंसिपल से बात करेंगे, क्लास टीचर से बात ही नहीं करेंगे। प्रिंसिपल थोड़ी पढ़ा रहा है आपके बच्चे को, क्लास टीचर पढ़ा रहा है, तो क्लास टीचर की जरूर सुनो, क्लास टीचर से जरूर मिलो, प्रिंसिपल से मिले ना मिलो, ध्यान रखें। तो शिक्षक अभिभावक के प्रति जो है प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकों की उपेक्षा, ऐसा। फिर सरकारी नियंत्रित विद्यालयों में अभिभावकों की नगण्य भूमिका। जो गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल चल रहे हैं वहां तो पेरेंट्स का कोई रोल ही नहीं होता, क्योंकि सरकारी नियम से चलता है, तो वहां सरकारी टीचर्स होते हैं, उनसे बात ही नहीं होती पेरेंट्स की, कुछ नहीं, वो अपनी ड्यूटी नहीं निभाते वहां पर, तो बहुत ऐसा होता है। तो सरकारी स्कूलों में देखोगे आप, सरकारी नियंत्रित विद्यालयों में क्या होता है कि अभिभावक की एकदम नाम मात्र की भूमिका होती है, नगण्य यानी शून्य, एकदम शून्य भूमिका होती है नाम मात्र का। ठीक है, और क्या, अभिभावकों की अशिक्षा। अगर अभिभावक पढ़े लिखे नहीं होंगे, पेरेंट्स पढ़े लिखे नहीं होंगे, तो भाई एक अच्छी समिति चली नहीं सकती ना। और विद्यालय में अभिभावक शिक्षक संघ की अनियोजित बैठकें, यानी कभी भी मन में आया पेरेंट टीचर मीटिंग रख दिया। पहले ऐसा नहीं है कि हर परीक्षा का परिणाम आएगा उसके बाद पेरेंट्स मीटिंग, या हर दूसरे महीने पेरेंट्स मीटिंग, ऐसा कुछ निर्धारित ही नहीं है। जब मूड में आया प्रिंसिपल ने बुला लिया, चलो पेरेंट्स मीटिंग रख लेते हैं, चलो पेरेंट्स मीटिंग हो जाएगी। अब कभी भी पेरेंट्स मीटिंग रखी जाएगी, मान लो अभिभावकों की मीटिंग बुलाई जाएंगी, तो बच्चों के अभिभावक खाली पीली थोड़ी बैठे, बच्चों के अभिभावक काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, पैसा कमाते हैं, ड्यूटी करते हैं ना, तब पैसा कमा पाते हैं। ठीक, तो अभिभावक को अगर बिना टाइमिंग के कभी भी बुला लोगे तो दिक्कत तो होगी। परस्पर विश्वास की कमी आदि, एक दूसरे पर कोई भरोसा ना होना। अध्यापक को लगता है कि टीचर लोग जो है ढंग से, मतलब वो टीचर अध्यापक को लगता है कि पेरेंट ध्यान नहीं दे रहे, पेरेंट्स को लगता है टीचर ध्यान नहीं दे रहा, कई बार ऐसा होता है। ठीक है, एक घटना मैं आपको बताता हूँ, ऑफलाइन कोचिंग की घटना है। उस घटना में क्या है कि बच्चा जो है ढंग से पढ़ नहीं रहा, कॉपी कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स को बुलाया जाएगा। ठीक है, तो अब वो पेरेंट आके टीचर को ही बोल रहा है
कि आपने अभी तक क्यों देखा नहीं, अभी क्यों देख रहे हो इतने लेट, इतने दिन से इसके कई चैप्टर्स कंप्लीट नहीं है। मतलब टीचर ने ध्यान दिया और बुलाया, ध्यान नहीं दिया तो आपको पता भी नहीं चलता, और उल्टा आके अभिभावक टीचर को बोलने लगा, यानी टीचर को अभिभावक पे भरोसा नहीं है, अभिभावक को टीचर भरोसा नहीं। ऐसा कई बार होता है, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं। तो परस्पर एक दूसरे में विश्वास की कमी, ये सब क्या है ना, शिक्षकों को अभिभावक कर और अभिभावक को यानी स्कूल्स को पेरेंट्स पर, पेरेंट्स को स्कूल के ऊपर कुछ भरोसा नहीं होता। ये सब कारण है। These are the reasons behind the failure of parent teacher committee, यानी किसी भी स्कूल के शिक्षक पालक संघ या अभिभावक शिक्षक संघ जो होता है उसका फेल क्यों हो जाता है, बातचीत फेल क्यों हो जाती है पूरा, तो इन्हीं कारणों से फेल होती है। ठीक है, इन मुख्य कारणों से। नेक्स्ट अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है थॉर्नडाइक के सीखने के नियम। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम बता रखे हैं ना, तो भाई थॉर्नडाइक ने 2 प्रकार के नियम बनाए हैं, मुख्य नियम और गौण नियम, उनकी बात करेंगे। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो नियम बतलाए उसकी बात करते हैं। तो थॉर्नडाइक ने सीखने के 2 नियम बतलाए, एक है भाई मुख्य नियम और दूसरा है गौण नियम। तो अगर हम बात करें यहां पर भाई उसके मुख्य नियमों की, तो नंबर 1 तत्परता का नियम, नंबर 2 अभ्यास का नियम, नंबर 3 प्रभाव का नियम। वहीं बात करें इसके गौण नियमों की, तो गौण नियमों में आएगा भाई पहला बहुप्रतिक्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम। ये हो गया प्रमुख नियम। ठीक है, ये क्या है, प्रमुख नियम है, ये सारे प्रमुख नियम है, और ये क्या है, गौण नियम है। तो प्रमुख नियमों में क्या क्या आएगा, तत्परता का नियम, उसमें अभ्यास का नियम, और क्या आएगा, प्रभाव का नियम। और गौण नियम में क्या आएगा, बहुप्रतिक्रिया का नियम, ठीक है, मनोवृत्ति का नियम, आंशिक क्रिया का नियम और आत्मीकरण का नियम। ये 4 जो है, ये 4 आप जो देख रहे हो गौण नियम है, और 3 क्या मुख्य नियम है। तो आप यहां थ्योरी में भी लिख सकते थे। थॉर्नडाइक ने सीखने के जो मुख्य नियम दिए हैं, है ना, उसमें से आप देखोगे तो 3 जो है वो कैसे नियम है, मुख्य नियम है, प्रमुख नियम है, और उसके बाद जो है कुल 4 गौण नियम है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप ऐसा लिख भी सकते हो, बता भी सकते हो। तो ये सारा जो थ्योरी आप देख पा रहे हो, यहीं पे हमारा विषय क्या होता है, समाप्त होता है। तो ये हमारा विषय पूर्व बाल अवस्था परिचर्या एवं शिक्षा, इसी तरह से 4 इकाई समाप्त। उम्मीद करता हूं आपको मैराथन लेक्चर पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है, अच्छा लगा है, तो इस मेहनत के लिए, जो मेहनत की आपके लिए, उसके लिए लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर रखें। आपके दोस्त, क्लासमेट, फ्रेंड्स जो भी तैयारी कर रहे होंगे डीएड की परीक्षा के लिए, उनके वो इस वीडियो के लिंक भेज दो, उनके व्हाट्सएप ग्रुप में, उनके टेलीग्राम ग्रुप में, उन तक वीडियो जरूर शेयर करना। और अगर आपको इन विषयों की तैयारी करने के लिए, इनके और अतिरिक्त क्वेश्चन डिटेल में प्रश्न उत्तर देखने के लिए, स्टेप बाय स्टेप कैसे लिखते हैं, पीवाईक्यूज देखने के लिए, उन सब का हर इकाई का अलग अलग सेपरेट वीडियो लेक्चर, एक एक यूनिट का अलग देखने के लिए, ये सब के लिए आप हमारा कोर्स जरूर परचेस करें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा कोर्स का पूरा लिंक दिया मिलेगा आपको, वहां से आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स परचेस कर सकते हो। वीडियो को डिस्क्रिप्शन हमारे ऐप का लिंक दिया गया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस डीएड की परीक्षा खत्म होने के जस्ट नेक्स्ट मंथ में, यानी जैसे परीक्षा खत्म होगी उसके जस्ट बाद हम टीटी यानी मध्य प्रदेश एमपीटीटी वर्ग 3 की और सीटेट की यानी कि टीचर की जो पात्रता परीक्षा होती है शिक्षक की, उसकी तैयारी हम कराएंगे हमारे दूसरे चैनल पर। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे दूसरे चैनल का भी लिंक है, स्टडी क्लासेस एमपीटेट एंड सीटेट, है ना, उस चैनल का भी लिंक है। उस चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके रख दें, ताकि जैसे ही आपकी डीएड की परीक्षा संपन्न हो, खत्म हो, आप तुरंत पात्रता परीक्षा तैयारी शुरू कर दो। क्योंकि अब मध्य प्रदेश में भर्ती जो होगी शिक्षकों की केवल पात्रता परीक्षा के आधार पर ही होगी, कोई चयन परीक्षा नहीं होने वाली है। ये खबर भी आपको शायद मिल गई होगी, नहीं है तो बता ही दे रहा हूं। क्लियर है? ठीक, तो चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल स्टडी क्लास।